बाजारों में मिड सेशन में आती हुई तेज बिकवाली और ऊपरी स्तरों से गेंस गंवाकर रिकॉर्ड हाई बनाकर बाजार नीचे की तरफ फिसलते हुए आखिरी 1.5 घंटे में कोई रिकवरी आएगी या फिर रहेगी तेज मुनाफा वसूली, लेंगे इस सवाल का जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। थोड़ा बाजार ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देख चुके हैं, बट फिर निचले स्तरों पर स्टेबलाइज भी हो गए हैं। तो जानेंगे अनिल जी से कि क्या करना चाहिए आखिरी 1.5 घंटे में और एक्सपायरी से पहले आपकी स्ट्रैटेजी क्या बननी चाहिए। तो सर बताएं, इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? बड़ी बातें यही है दीप की पिछले 15 मिनटों में और तेज बिकवाली आती हुई दिखी है और दिन के निचले स्तरों के आसपास बाजार आते हुए दिख रहे हैं। न सिर्फ 13,000 का लेवल तोड़ा है बल्कि 13,925 के आखिरी सपोर्ट लेवल तोड़ा है बल्कि 13,925 के आखिरी सपोर्ट के नजदीक निफ्टी इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। 125 अंकों का नुकसान है, जो आपको लगभग 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी नजर आ रहा था। तो ऊपरी स्तरों से करीबन आप देख सकते हैं 200 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान निफ्टी में हो चुका है। बैंक निफ्टी 30,200 के आसपास के हाइज बनाने के बाद आज अब 29,300 यानी कि ऊपरी स्तरों से लगभग 900 पॉइंट बैंक निफ्टी फिसल चुका है। चौतरफा प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली का माहौल इस वक्त आपको नजर आएगा। ये आपके लिए ऑयल एंड गैस शेयर थोड़ा अपना मजबूती देने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऑटो, बैंक्स, ये वो तमाम स्पेस है जहां पर तेज बिकवाली होती हुई आपको नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि ये बिकवाली जो होती दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय बाजारों की है। बाहर के ग्लोबल मार्केट्स कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, यूरोप के मार्केट थोड़ा सुस्ती और 1/4% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर सुबह जो 100 पॉइंट मजबूत है अब फ्लैट हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बाहर के बाजार बहुत कमजोर हों, वैसा नहीं है। और एक और बड़ी खबर यह कि एलबीएस और डीबीएस, एलवीबी लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस के मर्जर को मंजूरी कैबिनेट की बैठक में मिल चुकी है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। तो ये वो तमाम बाजार की बड़ी बातें हैं इस वक्त जिन पर आपको करना है फोकस। बिल्कुल। और अनिल जी, ये मर्जर की जो आपने बात करी उस पर एक छोटा सा सवाल सर, ये लक्ष्मी विलास बैंक का स्टॉक भाग क्यों रहा है? 5% का ही सर्किट है तो 5% का अपर सर्किट क्यों दिखा रहा है सर? मर्जर को मंजूरी मिली, शेयर होल्डिंग वैल्यू तो वैसे भी जीरो ही होने वाली है, तो शेयर में खरीदारी कौन कर रहा है? देखिए, ये अंदाजा लगाना मुश्किल काम है कि कौन खरीदारी कर रहा है, क्यों खरीदारी कर रहा है, क्योंकि जो स्कीम आरबीआई ने अपनी तरफ से अनाउंस की थी उस स्कीम में साफ कहा था कि इक्विटी वैल्यू 0 है। तो उसके बाद अगर मर्जर अप्रूव हुआ भी है तब भी ये कोई वजह तो नहीं कि लोग इसे खरीदारी करें। अब मर्जर किस तरह से अप्रूव हुआ है, क्या डिटेल्स है, वो मैंने देखी नहीं है, तो शायद कमेंट करना जल्दबाजी होगा। लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और जिस तरह के बयान आरबीआई की तरफ से आए थे जब इसकी स्कीम को मर्जर की अनुमति दी थी, तो वो एकदम साफ है कि इक्विटी वैल्यू 0 है। तो किसी भी वजह से, अनलेस कि अब उस स्कीम में चेंज हुआ और उसके बाद चेंज होकर किसी तरह की स्कीम आई हो, ये तो नहीं पता। तो आई थिंक जो लोग खरीद रहे हैं वो सोच समझ कर अपने दिमाग से खरीद रहे होंगे। मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली खरीदने का कोई केस है या नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बेच दें, क्योंकि बेचने की राय हमने तब दी थी जब मर्जर आया था। अब जब तक कि आज कैबिनेट ने किस फॉर्म में, किस तरीके से इसे अप्रूव किया वो ना देख लें, तब तक शायद इसके बारे में कहना जल्दबाजी होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले वसीम साहब से करते हैं मुलाकात। स्वागत करते हैं उनका बिगुल के साथ। स्वागत है आपका वसीम साहब। बताएं सर, सबसे पहले तो बाजार के बारे में आउटलुक, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है और क्या आपको लगता है ज्यादा होगी, थोड़ी गिरावट तेज होगी, और साथ ही अपडेट भी? तो अनिल जी देखिए, प्रॉफिट बुकिंग तो अनिवार्य है। इतनी बड़ी राइज के बाद अगर 500-800 पॉइंट की प्रॉल भी आ गई तो कोई नहीं, लेकिन लगता है कल एक्सपायरी है और इतनी जोर से जो बाइंग हुई है उसका इम्पैक्ट तो आना था। मार्केट जैसे मैंने कहा काफी फ्रॉथी है, तो यू हैव टू बी सिलेक्टिव। अब बैंक्स में जैसे मैं 3-4 दिन से कह रहा हूँ, यू मस्ट बुक प्रॉफिट, और सिलेक्टिवली ऑटोज, मेटल्स पे आई एम टर्निंग एक्सट्रीमली बेरिश बिकॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ द रैली इज ऑलरेडी बिल्ट इन, और जो स्टॉक्स के प्राइसेस हैं दे आर प्राइसिंग इन एवरीथिंग टू द फुल। तो वी कॉशियस ऑन मेटल्स एंड बैंक्स, बट जैसे आपको कहा आईटी, इंश्योरेंस, ये शेयर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो सुबह का अपडेट ये है सर, आपको माइंड ट्री दिलाया था वो बने रहिए, दैट विल बी एन आउट परफॉर्मर। मुथूट फाइनेंस पे मैं बहुत बुलिश हूँ। आज जो उसका म्यूचुअल फंड का है, इट शुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इट। और दूसरा है कि विप्रो, ये तीनों पे मैं बहुत बुलिश हूँ। अब आप कहें तो 2 बाय 1 सेल है, आप कहें तो मैं शुरू करूँ सर? जी हाँ सर, बताएं प्लीज।
तो पहला बाय होएगा सर HCL टेक, अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट रिजल्ट्स एंड द बेस्ट स्टॉक टू बाय एट दिस प्राइस। 825-26 में लीजिए, 815 का स्टॉप लॉस, 870 का टारगेट। दूसरा बाय होएगा जो मेरा मनपसंद और कई टाइम से HDFC लाइफ ने आउट परफॉर्म किया, ऑल्सो टाइम टू बाय SBI लाइफ। 850-51 में लीजिए, 838 का स्टॉप लॉस, दिस इज हेडेड टू 900। और तीसरा सेल होएगा सर टाटा स्टील, 45-46 में बेचिए, 55 का स्टॉप लॉस, दिस इज हेडेड टू 510। ओके, तो ये 3 स्टॉक है जहां पे 2 में करनी है खरीदारी और 1 में करनी है बिकवाली। तो यहाँ पर जो खरीदारी का ट्रेड है, HCL टेक 825 के आसपास खरीदिए, 815 का स्टॉप लॉस है और ऊपर का टारगेट 870 का बनेगा। SBI लाइफ यहां पर करिए खरीदारी 850 के आसपास, 838 का स्टॉप लॉस, 900 का टारगेट। टाटा स्टील बेच सकते हैं आप 542 के आसपास, 555 का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस और 510 के टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। ये है आपके लिए, तो ये आपके लिए तीनों ही कॉल्स जहां पर आपको खरीदारी और बिकवाली करने की राय है इस वक्त। आइए बढ़ते आगे और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि इवेंट्स पर नजर डाल देते हैं, खबरों वाले शेयरों पर नजर डाल देते हैं। इवेंट्स बताने के लिए मानसी हमारे साथ तैयार है। मानसी बताइए कौन सी इवेंट्स है जिन पर नजर रखनी है? गुड आफ्टरनून अनिल सर, कई सारे इवेंट्स हैं जिस पर फोकस रखना है आज से लेकर 3 दिनों तक। आज कैबिनेट के फैसलों पर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसके अलावा सीमेंस के Q4 FY20 चौथी तिमाही के नतीजे और अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है, उस पर भी फोकस रहेगा। TCS बायबैक में हिस्सा लेने के लिए शेयर खरीदने का आज आखिरी मौका है, ध्यान रखिए रिकॉर्ड डेट इसकी 28 नवंबर है। यूनियन बैंक पूंजी जुटाने पर विचार के लिए आज एक EGM होने जा रही है, उस पर भी फोकस है। और साथ ही US फेड पॉलिसी के मिनट्स जो हैं वो आज जारी होते हुए दिखेंगे। कल थैंक्स गिविंग के चलते अमेरिकी बाजार तो बंद रहेंगे और साथ ही भारतीय बाजार में नवंबर सीरीज की एक्सपायरी होने जा रही है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव को रोकने वाले उपायों की मियाद जो है वो कल खत्म होने जा रही है। हो सकता है कि इसमें कोई बदलाव होते हुए दिख सकते, एक्सटेंशन की भी खबरें आ सकती है, लेकिन फिलहाल ये खबर है कि मियाद जो है वो कल खत्म हो जाएगी। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 26 नवंबर को बोर्ड बैठक है, इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा LIC में सरकार की हिस्सेदारी कम करने के मुद्दे पर प्री बिड मीटिंग जो है वो कल होने जा रही है। 8 दिसंबर बिड जमा करने की अंतिम तारीख होगी। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IPO के प्राइस बैंड की घोषणा कल हो सकती है, ये संभावना जताई जा रही है। और साथ ही NSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड साइज जो है वो बढ़ाकर 1200 करोड़ करेगा। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर रही और ये इवेंट पर कल फोकस रहेगा। शुक्रवार का दिन अमेरिकी बाजार सिर्फ आधे दिन के लिए खुले रहेंगे और साथ ही शॉपर स्टॉप पर फोकस रखिए। राइट्स इश्यू खुलेगा 11 दिसंबर तक जो खुला रहेगा। ओके, तो कई सारे इवेंट्स हैं जहां पर हमें नजर रखनी है आने वाले कुछ दिनों के लिए। आइए स्टॉक्स के न्यूज के बारे में जाने उससे पहले राकेश जी, कुणाल जी के पास चलते हैं बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, बिकवाली की राय है हमारी और बेचने की राय है भारती एयरटेल पर। इसके अंदर एक नेकलाइन टूट रही है, एक सपोर्ट टूट रहा है, 465 का एक सपोर्ट टूटा है, साथ में एक नेगेटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिला है। तो ट्रेडिंग के नजरिए से, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से भारती एयरटेल को बेचने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए डेली चार्ट पर डबल टॉप पैटर्न है दीपांशु, और जो इंट्राडे चार्ट्स हैं उन पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो 2 पैटर्न एक साथ काम कर रहे हैं इस चार्ट पर। बिकवाली की हमारी राय है यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो रखना है 470 रुपए पर, 470 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करें। पहला टारगेट 452 रुपए का, 452 का पहला टारगेट और 445 रुपए का दूसरा टारगेट है, जिसके लिए भारतीय एयरटेल में मेरी और राकेश जी की बिकवाली की राय है। भारतीय एयरटेल पर बिकवाली की राय भारतीय एयरटेल में, लेकिन तरफ से नजर रखिए। जी सर, काउंटर क्वेश्चन पूछना है। आप दोनों ने आपस में सलाह की या आशु जी से भी सलाह ले ली थी इस बारे में, शॉर्ट करने के बारे में? कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सलाह मशवरा आपस में चलता रहा, थोड़ा संकोच भी हमें हो रहा था, लेकिन अनिल जी चार्ट इतना दमदार था कि हम सारे संकोच छोड़ करके हमने शॉर्ट करने का निश्चय किया। अनिल जी मतलब आशु जी से नहीं पूछा ना आपने, इसका मतलब यही है ना
चलिए मैं आशु जी से पूछ लेता हूँ। आशु जी पैनल पे है, आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अनिल आशु जी, जी आशु आपसे जी पूछे से- बगैर भारतीय नहीं, एयरटेल का शॉर्ट कॉल दे रहे हैं। अनिल जी हाँ, जी अनिल जी, अनिल कुणाल जी सुनिए। हाँ 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 अनिल जी, आशु जी से पूछना नहीं पड़ता है। हाँ। अनिल जी, आशु जी से कुछ पूछा नहीं जाता है। आशु जी खुद ही बताते हैं अनिल जी, जब उन्हें बताना होता है तो बस आशु जी, अनिल जी खुद ही भविष्यवाणी करेंगे अभी आकाशवाणी। आशु जी चलिए, आशु जी भविष्यवाणी आकाशवाणी नहीं, आशु जी साक्षात विराजमान है पैनल में, आपको पता नहीं था, अगर पता होता तो शायद डिसीजन बदल भी देते। आशु जी भारतीय एयरटेल बेचने का डिसीजन ले रहे हैं। कुणाल जी कल मैंने पूछा भी था कि आपके दिल में ज्यादा नजदीक कौन है, बंसल जी या आशु जी, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। आप तो दिल के नजदीक मानते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। बताइए भारतीय एयरटेल पर शॉर्ट कॉल। नहीं अनिल जी, ऑन द कॉन्ट्री मैं कुणाल जी के साथ हूं। और उसमें एक और भी रीजन अनिल जी, अभी कुणाल जी और राकेश जी ने 4-5 दिन पहले इसमें बाइंग कॉल भी दी थी, शायद मुझे खुश करने के लिए कि 510-20 हो जाएगा, बट वो हुआ नहीं, 500 क्रॉस नहीं किया। अनिल जी देखिए, कल और आज में तो वो आपको एक मूवी आता है, वो श्रीदेवी वाली चालबाज, कि किसी ना जाने कहाँ से आई है, ना जाने कहाँ को जाएगी, किसी के हाथ ना आएगी ये निफ्टी बैंक निफ्टी। तो अनिल जी लास्ट 2 दिन होते हैं ना, तो ये आपको पता है कि ये तो टोटल टेक्निकल पोजीशन होती है। और टेक्निकल पोजीशन में अनिल जी भारती भी एक ऐसा स्टॉक है जो डेफिनेटली ओवरबॉट है। तो कल तक के लिए तो अनिल जी मैं बिल्कुल कुणाल जी और राकेश जी के साथ में हूँ कि ये मतलब मैं तो सुबह से ही था अनिल जी, अब तो कहीं घट चुका है। हमने तो बल्कि 477-78 पे भी क्लाइंट्स को बोला कि एक बार इसे निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसने दम दिखाना होता तो अनिल जी लास्ट 3 दिन में जिस स्टॉक ने जिस सेक्टर ने दम दिखाना था दिखा दिया। अब उसमें अनिल जी मैं भारती के साथ एक और शॉर्ट कॉल है जो मैं सुबह से सबसे बोल रहा हूँ, और मतलब छोटी छोटी पुट्स भी दिलवा रहा हूँ जो डबल होती जा रही है, वो है सन फार्मा। अनिल जी सेक्टर वही घटता है जो ओवरबॉट होता है और जो सबसे ज्यादा चला होता है। तो मैं अभी भी मेटल्स के साथ हूं, फार्मा के साथ हूं, लेकिन फार्मा जो बड़ा है अनिल जी पिछले 3-4 दिन से सबड्यूड है, ऑलमोस्ट सब सिप्ला वगैरह सब लोएस्ट पे हैं, स्टॉक्स अच्छे हैं, लेकिन कल तक क्या होगा नहीं पता। तो अनिल जी सन फार्मा मुझे काफी खराब लग रहा है और हो सकता है 480 रुपए ही ना आ जाए, और ये कल तक के लिए अनिल जी के सारे। तो मुझे लगता है सन फार्मा भी एक शॉर्ट करना चाहिए भारती की तरह, वो भी एक अनिल जी बहुत ही ओवरबॉट स्टॉक है, क्योंकि जब फार्मा चलता है तो वो चलता नहीं है, वो घटता है तो फिर उसको याद आता है कि मैं क्यों चल पड़ा। जबकि अब बाकी पीएसयू बैंक के साथ भी ऐसा नहीं है। तो कल और आज के लिए तो अनिल जी टोटल टेक्निकल पोजीशन है, और जिस तरह से अनिल जी ऊपर के भाव पे आज हमने सेलिंग देखी है, तो लगता है कि वो जो हर वीक में अनिल जी हर वीकली एक्सपायरी में भी आपने देखा है कि 2 दिन पहले मार्केट बिल्कुल परफेक्ट चल रही होती है, लेकिन वो पुट सेलिंग और वो सब जो डर के बाद जो कवरिंग आती है वो एक आध दिन पहले आ जाती है और उसके बाद गिरावट आती है। सो आई एम स्टिल पॉजिटिव ऑन फार्मा, नेक्स्ट वीक से फिर चलेगा। आई एम स्टिल पॉजिटिव ऑन आईटी, एंड अनिल जी ऑन द कॉन्ट्री आई एम स्टिल पॉजिटिव ऑन मेटल्स ऑल्सो। मेटल्स भी अनिल जी टाटा स्टील, हिंडाल्को और जिंदल स्टील बेचने की मैं राय नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा कि डिप पे लेना चाहिए। बेचने के लिए सिलेक्ट स्टॉक है, एचडीएफसी मेन है, हमने पिछले दिनों से बोल रखा था कि एक वीक लिंक मार्केट का जो बिल्कुल दिख रहा है वो एचडीएफसी मेन है। अभी आपने भारती बताया, मैंने सन फार्मा बताया, बट ऑल दीज स्टॉक्स सेलिंग इज ओनली वैलिड टिल टुमारो अनिल जी। चलिए, कल तक के लिए ही सिर्फ वैलिड सेलिंग है, थोड़ी एक्सपायरी निकलने चाहिए, उसके बाद आपको फिर से खरीदारी के मौके मिलेंगे। ट्रेंड में कुछ बदलाव नहीं है, एक्सपायरी रिलेटेड वॉलेटिलिटी आपको बाजार में देखने को मिल रही है। पर ये बात सही है, ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं भारी गिरावट हुई है। निफ्टी 270 अंक फिसला है, सेंसेक्स करीब 1000 अंक फिसला है ऊपरी स्तरों से, और निफ्टी बैंक में भी लगभग वैसी ही गिरावट आई है। पर आइए देख लेते हैं कुछ और ऐसे स्टॉक्स जहां पर आपको अपने नजर रखनी चाहिए। मार्केट्स खुलने के बाद खबरों के दम पर कौन सा शेयर एक्शन में है, बताने के लिए तैयार है वरुण बताएं। देखिए दीप, सबसे पहले तो टाटा पावर, जो हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि इस कंपनी की जो इन्विट है उसको ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। 3 से 4 बड़ी फंड्स है जो कि यहाँ पे रुचि दिखा रही है, जिसमें ब्रुकफील्ड, पेट्रोनेस, ऐसे काफ़ी सारे केकेआर जैसे नाम सामने आ रहे हैं। और दिसंबर 2020 तक ये कंपनी जो है वो अपना इन्विट जो है उसको लॉन्च कर सकती है, ये खबरें हैं। उसके चलते आज स्टॉक में तेज़ी भी देखने मिली। इसके अलावा और एक हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि कॉक्सियल केबल्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी वायर पे जो BIS है उसके नियम जारी कर दिए गए हैं। दरअसल हैवी ड्यूटी केबल और वायर के सस्ते इंपोर्ट पे रोक लगाने के लिए BIS नियम जारी किए गए हैं। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, यहाँ पे एक केमिकल है, उसके इंपोर्ट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है, तो ये इस कंपनी के लिए अच्छी खबर है। L&T, इस कंपनी को बेसिकली L&T कंस्ट्रक्शन को बड़ा ऑर्डर मिला है, 2500 से 5000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर जो है वो मिला है। असम और मेघालय के बिग ब्रिज बनाने का ऑर्डर मिला है। एलेम्बिक फार्मा, एक दवा के लिए इस कंपनी को US FDA से मंजूरी मिली है। ल्यूपिन ने एक दवा जो है उसको लॉन्च किया है।
टेक्रोलिमिस नाम है इस दवा का, जो कि त्वचा के रोग में यूज होती है। ऑरबिंदो फार्मा इस कंपनी के यूएस न्यू जर्सी में जो प्लांट है उसको जो वार्निंग लेटर मिला था उसके डिटेल्स सामने आए हैं और उस डिटेल्स में ये निकल के आया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग के तरीके हैं उसका सही से पालन नहीं किया गया था। सबसे आखिरी में इंगरसोल रैंड, इस कंपनी का ओएफएस चल रहा है आज रिटेल के लिए, अब तक करीब 5.25 गुना जो है ये भर चुका है। बिल्कुल, तो इंगरसोल रैंड ओएफएस को अच्छा रिस्पांस मिला है और भी आप देख रहे हैं ढेर सारे स्टॉक्स एक्शन में है। फार्मा में अच्छी बुरी खबरें दोनों आ रही हैं और फार्मा में अच्छे स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव दोनों ही मूवमेंट्स आपको दिख रहे हैं, बट फिलहाल थोड़ा नेगेटिव व्यू बाजार पर बना हुआ है और कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको गिरावट के संकेत दे रहे हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करते हैं और देखते हैं कि किस तरह की स्ट्रैटेजी इस समय बनानी चाहिए। जिस तरह से आशु जी भी बोल रहे थे कि जो एक्टिव स्टॉक्स रहे हैं वहाँ पर अब थोड़ी मुनाफा वसूली तो इस समय देखेंगे, तो वहीं पर थोड़े गिरावट के भी संकेत आते हुए दिख रहे हैं इस समय। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ये थोड़ा अभी फिसल कर आया है, वैसे तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ रही है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए और लगातार नए हाईज भी बने हैं, पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर क्या शॉर्ट ट्रेड बनता है जानते हैं किरण जी के साथ। किरण जी बताएं, थोड़ा फिसला है आज, ऑफकोर्स थोड़े एडजस्टमेंट आ रहे हैं, तो इस गिरावट पर कोई शॉर्ट ट्रेड का मौका बन रहा है सर? नहीं, अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है दीप, और एक छोटा सा बेरिश पैटर्न जो है जिसको हम डबल टॉप कहते हैं वो हो चुका है 1140 पे, पर उसके कंफर्मेशन वॉल्यूम्स के ओर दिखाई नहीं दे रहे। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखना चाहिए। जो लॉन्ग पोजीशन है इनके लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 1170 का, ये मेरे कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ। अगर 1170 के नीचे चलता है तो मैं मानता हूँ कि लॉन्ग पोजीशन से एक बार के लिए बाहर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, तो एक बार अगर लॉन्ग है तो एग्जिट करिए, फिलहाल शॉर्टिंग के मौके नहीं हैं इस पर गिरावट ज़रूर यहाँ पर आपको ऊपरी स्तरों से आती हुई दिख रही है। जुबिलेंट फूड, यहाँ पर हम 4% की गिरावट इस समय देख रहे हैं। अगेन बहुत एक्टिव रहा है, फ्रेश हाइज इस सीरीज में भी आपने आते हुए देखे हैं स्टॉक पर, तो थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही है। बंसल जी, जुबिलेंट पर कोई शॉर्टिंग आइडिया है सर? देखिए दीपांशु, जुबिलेंट ने एक अच्छी खासी एक रैली दिखाई थी और उसके बाद अगर हम देखें तो एक करेक्शन चल रही है और करेक्शन थोड़ी सी डीप हुई है, लेवल टूटा है। दीपांशु, पुल बैक पे बेचने की राय होगी, 243839 के अराउंड कैश में चल रहा है, तो अगर किसी पुल बैक में ये स्टॉक ऊपर में 2470 2480 के अराउंड मिलता है तो वहां पर यहां से 30-35 रुपीज ऊपर बिकवाली की राय होगी, इन स्तरों पे बेचने की राय नहीं होगी। ओके, इन स्तरों पर बेचने की राय नहीं है, पर हाँ एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ता हुआ दिख रहा है जुबिलेंट फूड का शेयर इस समय। कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स पर प्रेशर आ रहा है, कुछ बैंक्स और फाइनेंशियल नेम्स भी हैं जो आपको थोड़ा सा प्रेशर दिखा रहे हैं। पर आइए एक स्टॉक पर फोकस करते हैं, सीमेंस। इसके नतीजे आने वाले हैं और ये एक थोड़ा डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं बाकी कंपनीज के, तो इनके Q4 FY20 के नतीजे आएंगे। चलते हैं वरुण के पास और जान लेते हैं बाजार क्या अनुमान लगा रहा है। बताएं वरुण। डेफिनेटली दीप, थोड़ा अलग फाइनेंशियल ईयर है इनका, इसके लिए Q4 के नतीजे होंगे तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो नतीजे थोड़े कमज़ोर रहने वाले हैं। रेवेन्यूज़ में करीब 20% के आसपास की गिरावट होगी, 4130 करोड़ से घट के 3300 करोड़ के आसपास आने वाले हैं। मार्जिन जो है उसमें 1% की कमी होगी, 9.8% से गिर के 8.8%, और मुनाफा जो है 32% गिरेगा, 224 करोड़ के आसपास ही आएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी के जितने भी कारोबार है उसमें दबाव का अनुमान लगाया जा रहा है, खासकर जो घरेलू कारोबार है उसमें ज़्यादा कमजोरी की संभावनाएं लगाई जा रही है। जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो काफ़ी नेगेटिव रहने वाला है, जिसका सीधा इंपैक्ट जो है आपको मार्जिन्स पे देखने मिलेगा। कंपनी की ऑर्डर बुक पे खास ध्यान देना है, यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि नए ऑर्डर जो है उसमें 13% की गिरावट 2750 करोड़ के आसपास ही आएगा। कुल ऑर्डर बुक जो है वो करीब 13000 करोड़ के आसपास है। नजर रखिए ऑर्डर बुक पे, एग्जीक्यूशन पे भी आपको नजर रखना होगा कि किस तरह का एग्जीक्यूशन कंपनी से देखने मिलता है। ओवरऑल नतीजे कमजोर रहने वाले हैं। बिल्कुल, तो ओवरऑल नतीजे कमज़ोर रहेंगे, पर देखते हैं मैनेजमेंट नए ऑर्डर्स, एग्जीक्यूशन रिलेटेड कंसर्न्स, लिक्विडिटी के बारे में क्या कहती है। सीमेंस पे वैसे एक्शन भरपूर हुआ था, अब एक थोड़ी रेंज में ही रह चुका है ये स्टॉक। कुणाल जी, सीमेंस पर कोई मौका है या 1380 पर चार्ट्स क्या बता रही हैं? ये जो कंसोलिडेशन रेंज है इसके बाहर आते हुए निकलता है या इसी रेंज में रहेगा? देखिए 3-4 दिन से लगातार स्टॉक करेक्ट कर रहा है दीपांशु, और मुझे एक सपोर्ट नजर आता है 1360 रुपए के आसपास। अभी 1385 रुपए का भाव है, तो मुझे लगता है कि एक बार और यहां से 15-20 रुपए की गिरावट की संभावना है। ऐसे कोई वजह नहीं है कि तुरंत इन्हीं स्तरों पर बाय करें, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर ये 1360 को होल्ड करता है और वापस से ऊपर की ओर इसकी यात्रा शुरू होती है, तब इसमें खरीदारी के बारे में विचार करेंगे।
ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंस। नज़र रखें, नतीजों से पहले थोड़ा स्टॉक पर दबाव आते हुए दिख रहा है। मार्केट्स वैसे तो आज मुनाफा वसूली दिखा रही है। नवंबर की सीरीज में सिर्फ 2 बार ही हुआ है जब हमने नेगेटिव क्लोजिंग देखी है। इसके अलावा मार्केट्स पूरे सीरीज अभी तक तो पॉजिटिव ही रही हैं और भरोसा भी बढ़ रहा है दिग्गज ब्रोकरेजेस का मार्केट को लेकर। CLSA की एक फ्रेश व्यू है भारतीय बाजार को लेकर और काफी पॉजिटिव कमेंट्री भी आई है। तो चलिए चलते हैं कुशल के पास और जानते हैं कि क्या कहना है CLSA का भारतीय बाजारों के लिए। बताएं कुशल। बिल्कुल दीपांशु, तो CLSA जो स्टॉक्स कवर करते हैं उसके हिसाब से जो Q2 तिमाही के नतीजे आए थे वो उनके अनुमान से काफ़ी बेहतर साइड पर हैं। इनफैक्ट आप देखिए तो पिछले 23 तिमाहियों के डाउनग्रेड के बाद अब फाइनली पहला EPS अपग्रेड जो है उस ब्रोकरेज हाउस ने किया है। तो जाहिर सी बात है कि जो Q2 के नंबर्स आए थे वो एक आउटस्टैंडिंग नंबर्स उनके हिसाब से निकल कर आए हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो सीमेंट, IT, फार्मा, बैंकिंग, इंफ्रा, पावर, रियल्टी, टेलीकॉम और ऑटो, ये सब स्पेसेस हैं जहां पर अनुमान से बेहतर साइड पर नतीजे उनके हिसाब से आते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट उनकी जो कवरेज यूनिवर्स है उसमें 64% शेयरों को अपग्रेड किया गया है, वहीं केवल 17% शेयर जो है वो डाउनग्रेड किए गए थे। इनफैक्ट जो सेक्टर स्पेसिफिक कमेंट्री भी आती हुई नजर आई है। अगर आप IT की बात करें तो TCS छोड़ बाकी जितनी भी IT कंपनियां हैं उनके EPS में 2 से 7% तक की अपग्रेडेशन की गई है और साथ ही फार्मा स्पेस की जिस हिसाब से ग्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट आई है वो डेफिनेटली काफी बेहतरी के संकेत जो है CLSA को बता रही है। इनफैक्ट जो घरेलू कमेंट्री है Q2 तिमाही नतीजों को लेकर वो भी काफी पॉजिटिव है। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट नीलेश शाह, उनका भी ये कहना है कि जिस हिसाब से निफ्टी ने रिकॉर्ड मुनाफा ब्रेक किया है 1.07 लाख करोड़ का, सालाना आधार पर 17% की अपसाइड देखी गई है इसके मुनाफे में और अनुमान से काफी बेहतर साइड पर नतीजे रहे हैं। इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज भी ये देख रहे हैं कि ये जो तिमाही रही है Q2 पिछले कई सालों की तिमाहियों के मुकाबले काफी बेहतरीन प्रदर्शन इस तिमाही में रहा है और साथ ही यहां पर भी जो अपग्रेड टू डाउनग्रेड रेशियो है वो भी 4:1 का है। तो घरेलू ब्रोकरेज हाउसेज वो भी पॉजिटिव है और CLSA का तो अपग्रेड आया ही है। तरफ से अपग्रेड आया है। मार्केट्स बढ़िया मूवमेंट दिखा रही हैं। आज एक्सपायरी से पहले थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल रही है। जी सर। बिल्कुल। और इस बीच दीप, किरण जी तैयार है बिगुल के साथ, तो किरण जी के लिए बिगुल एक किरण के कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, मैं कैश लेवल्स की बात करूंगा क्योंकि कई लोग दिसंबर सीरीज में ट्रेड करते होंगे और बेचने की सलाह है और कल भी मैंने यही सलाह दी थी। मुथूट फाइनेंस ये बेच के चलना चाहिए। काफी वीक चार्ट स्ट्रक्चर है और काफी बाय और सेल कॉल्स आ रहे हैं, पर जिस तरीके से कल के टारगेट्स अचीव हुए, नेक्स्ट टारगेट्स मेरा जो है वो लगभग 1100 के रहेंगे और 1100 का लेवल निकल जाता है तो मेरा मानना है कि काफी नीचे के लेवल्स यानी 1075 से 1060 के लेवल्स आते नेक्स्ट हफ्ते में देखने को मिलेंगे। तो मुथूट फाइनेंस बेचने की सलाह है। अभी अगर बेचते हैं तो कैश लेवल्स में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 1030 का। ओके, 1030 के स्टॉप लॉस 1130, राइट? 1130 का स्टॉप लॉस, ठीक है। और 1120 के आसपास बेचना है। टारगेट क्या बताइए किरण जी, एक बार टारगेट फिर से बताइए। 1130 का स्टॉप लॉस, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है। ओके, 1100, 1075 और 1060 ये सारे कैश लेवल्स हैं। और जो दिसंबर है ना, जो दिसंबर में कर रहा है वो अपने आप एडजस्ट कर ले फ्यूचर्स के लेवल के साथ, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। तो ये है किरण जी की तरफ से राय मुथूट फाइनेंस पे। ओके, आइए बाजार इस बीच थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करें निचले स्तरों पर। 12,866 का लो निफ्टी ने बनाया है और 29,218 का लो बैंक निफ्टी ने बनाया है। 29,200, 29,250 का सपोर्ट जो है एग्जैक्टली वहीं पर लो बनाया है अब तक का। देखते हैं आखिरी मिनटों में कुछ रिकवरी आती है या फिर करेक्शन फिर से होता है। लेकिन आज सुबह का पिक कमाल करता हुआ दिख रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, मेरे ख्याल से राकेश जी, कुणाल जी ने रिकमेंड किया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा अब भी टॉप गेनर है 5% के तेजी के साथ। आज वायदा कारोबार के बेंच से भी बाहर निकला है। एक बार जरा अपडेट दे दें, स्टॉप लॉस और टारगेट अगर कुछ रिवाइज करना है बंसल जी तो बताइए।
नहीं अनिल जी, कुछ भी रिवाइज की राय नहीं है। राय में अनिल जी मुनाफा बांध के यहाँ से बाहर निकलना चाहिए और नए कॉल की वेट करें अनिल जी। ओके, तो ये है आपके लिए व्यू। इस समय नज़र रखिए, थोड़ा बाजार लड़खड़ा रहे हैं, उतार चढ़ाव के बीच आप देख रहे हैं कि एक्शन अब बिकवाली का ही ज़्यादा बनते हुए दिख रहा है। पर कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा मूवमेंट आ रहा है, और स्पेशली कुछ कैश स्टॉक्स हैं जहां पर मूवमेंट अभी भी बरकरार है, बल्कि फ्रेश खरीदारी के भी संकेत आ रहे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट एंड में आप फिर भी एक्शन थोड़ा बनते हुए दिख रहे हैं, पर गिरावट के संकेत स्पेशली इंडेक्स लेवल पर आते हुए दिख रहे हैं, और वहाँ से थोड़ी और गिरावट अभी बढ़ी है। कल्पतरु पावर एक स्टॉक है, कुणाल जी मैं आपसे इस पर एक राय लेना चाह रहा था, क्योंकि लगातार तेजी में रहा है, आज भी फ्रेश खरीदारी है और वीक बाजार में भी 7% की तेजी दिखा रहा है। यहाँ पर चार्ट पर क्या व्यू है सर? देखिए 2-4 सत्र पहले यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था दीपांशु, उसके बाद कुछ दिनों का कंसोलिडेशन पूरा हुआ है, आज वापस से ट्रैक्शन बनता हुआ दिख रहा है। इस ब्रेकआउट के पीछे काफी बड़ी रेंज है, तो आमतौर पर एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट होता है तो फिर उसका एक अच्छा इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है, और ऊपर काफी बड़ी जगह है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। स्टॉप लॉस रखें 297 298 के आसपास। पहला टारगेट मुझे लगता है 330 335 का, और बाद में ये स्टॉक 350 तक भी जा सकता है, तो मेरी खरीदारी की होल्ड करने की राय है। लेकिन स्टॉप लॉस के प्रति विशेष यहां पर महत्व देना चाहिए, स्टॉप लॉस को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। बिल्कुल, तो कैश मार्केट का स्टॉक है तो थोड़ा स्टॉप लॉस के साथ ध्यान रखिए, उतार चढ़ाव हो सकता है, बट वैसे जबरदस्त एक्शन कल्पतरु पावर में आते हुए दिख रहा है। जबरदस्त एक्शन फार्मा स्टॉक्स में हमने देखा है, स्पेशली चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में, जहां पर फिर से तेजी आई है। आज थोड़े रोटेशन है जरूर, पर डिवीज लैब, ग्रैन्यूल्स, इन स्टॉक्स में फिर से बढ़िया मूवमेंट आ रहा है, और मैक्वायरी की तरफ से एक पॉजिटिव व्यू आया है एपीआई स्पेस के लिए। तो चलते हैं देवांशी के पास और जानते हैं कि किस तरह का एक्शन आगे बन सकता है। बताएं देवांशी। बिल्कुल दीपांशु, मैक्वायरी काफी पॉजिटिव है एपीआई कंपनीज को लेके। इनका कहना है कि 2 वजह हैं जिसके चलते हम देखेंगे कि आने वाले समय में इसमें अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है। सबसे पहला रीजन ये है कि जो दूसरी तिमाही के नतीजे आते हुए दिखे उसमें एपीआई की जो वॉल्यूम्स है उसमें काफी अच्छी बढ़त देखने मिली थी, और दूसरी बड़ी वजह ये भी थी कि अब जो आउटलुक सारे मैनेजमेंट शेयर करते हुए दिखे वो काफी पॉजिटिव है। तो मैनेजमेंट का काफी भरोसा आता हुआ दिख रहा है एपीआई प्रोडक्ट्स को लेके। इनकी बिक्री कई देशों से बढ़ती हुई दिखी है और आने वाले समय में भी बढ़ती हुई दिखेगी। तीसरी बड़ी वजह यह है कि जो पीएलआई स्कीम है सरकार की, उससे कई कंपनीज को काफी मदद मिलती हुई दिखेगी, और इससे इनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं इसमें भी बढ़त देखने मिल सकती है। सबसे पहले मैक्वायरी का ये कहना था कि सारी जो कंपनीज हैं जो एपीआई प्रोड्यूस करती हैं उनके लिए पॉजिटिव है, लेकिन 2 कंपनीज हैं जिन पर वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है वैल्यूएशन वाइज भी, जो है डीवीज लैब और सोलारा एक्टिव, दोनों में अच्छे टारगेट्स दे रहे हैं। डीवीज लैब पर आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को उन्होंने बरकरार रखा है, और लक्ष्य जो दे रहे हैं वो 3910 तक का दे रहे हैं, और सोलारा एक्टिव में 1808 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। सोलारा एक्टिव पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि 50% से ज़्यादा के ऊपर के टारगेट्स फिलहाल मैक्वायरी की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। सोलारा एक्टिव ये ऐसा स्टॉक है जिनको दोनों से फायदा होता हुआ दिखेगा। आने वाले समय में इनकी जो बिक्री है एपीआई प्रोडक्ट्स की वो काफ़ी बढ़ती हुई दिखेगी। वॉल्यूम इस बार बेस छोटा था तो इसके चलते आपको वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा देखने मिल सकती है, और पीएलआई स्कीम का जो फायदा है वो कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। दूसरी तरफ अगर डीवीज लैब की बात करें तो इनको पीएलआई स्कीम से बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी। कंपनी इतना पार्टिसिपेट नहीं करेगी क्योंकि ऑलरेडी कंपनी एपीआई प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन इनको जो एक्सपोर्ट्स है इनमें काफ़ी अच्छा सुधार देखने मिल सकता है, क्योंकि चीन से अब काफ़ी रोक लगा दी गई है एपीआई की। तो जो निर्भरता है बाकी देशों की जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज की वो कम होती हुई दिखेगी, जिसका फायदा डीवीज लैब जैसी कंपनीज को मिलता हुआ दिखेगा। लगातार हमने भी आपको कहा है कि डीवीज लैब के फंडामेंटल्स भी काफ़ी मजबूत है, तो ये दोनों कंपनीज है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो आउटलुक है एपीआई का वो काफ़ी पॉजिटिव है। मैनेजमेंट का भरोसा है सारी कंपनीज पर, और साथ ही जो पीएलआई स्कीम है उससे भी मदद मिलती हुई दिखेगी। बिल्कुल, तो आगे भी अच्छे ट्रिगर्स बनेंगे। थोड़ा आज रोटेशन आप देख रहे हैं, बट डिवीज लैब रिकॉर्ड हाई पर है, और जब भी हम देखते हैं स्टॉक रिकॉर्ड हाई पर आता है एक अच्छी गेन की स्ट्रीक भी इस पर बनती हुई दिखती है। नजर रखिए, वापस यहाँ पर थोड़ा रोटेशन शुरू हुआ है। पर आइए 2:30 बज गए हैं, सही समय है, चलते हैं अनिल जी के पास और जान लेते हैं आज की स्ट्रैटेजी क्या है।
अनिल जी, थोड़ी सुस्ती बाजार हमारे दिखा रहे हैं, थोड़ी सुस्ती ग्लोबल क्यूज पर भी आ रही है। डाउ फ्यूचर्स जो सुबह हमने देखा था 100-125 अंक ऊपर थे, अब सारी गेंस गवाकर एकदम सपाट हो गए हैं और पिछले 1-1.5 घंटे से इसी रेंज में यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स मामूली सी खरीदारी यहाँ पर आ रही है। यूरोप की ठीक ठाक शुरुआत हुई है, हल्की सी गेंस है और वो गेंस होल्ड कर रहे हैं, तो आधे % तक की तेजी यूरोप के बाजारों में आपको दिख रही है। वहीं एशिया यहाँ पर मिला जुला कारोबार रहा, चाइना 1% नीचे था, बट जापान आधे % की तेजी में था और हांगकांग पर भी हल्की सी बढ़त के साथ ही क्लोजिंग हुई थी। तो बताएं सर, क्या करना चाहिए? देखिए दीप, आज जो कुछ भी एक्शन हुआ है लाइफ टाइम हाई बनने के बाद, लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन था आज जब लाइफ टाइम हाई बने, और ये दूसरी बार हुआ है कि लाइफ टाइम हाई बनने के दिन बाजार ने जो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है उसी दिन दिखाई है और इंट्राडे में दिखाई है। याद रखें, जो लोग परेशान हो रहे हैं आज की गिरावट से, जिन लेवल्स पे हम हैं, जिस तरह की तेजी एक तरफा नवंबर के महीने में चल रही है, इस तरह की वॉलेटिलिटी होगी। ये आप देखिए 800,000 पॉइंट आपको बढ़ा हुआ मार्केट दिखता है तो आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन 800,000 पॉइंट जब बढ़ सकता है तो घट भी सकता है। ये तैयारी आपको रखनी पड़ेगी, अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करके आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये तो होगी इंट्राडे की बात। दूसरी जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उन्हें ये ध्यान में रखने की जरूरत है, आमतौर पर करेक्शन 1.5 से 2 दिनों का होता है। तो आपने आज मिड सेशन से करेक्शन की शुरुआत की और कल मंथली एक्सपायरी है, तो बहुत लंबा करेक्शन चलेगा इसकी संभावना कम है। इनकार तो नहीं कर सकते, कम है। अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हर बार बाजार अपने ट्रैक रिकॉर्ड बदलता भी, लेकिन अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से बहुत लंबा करेक्शन चलना नहीं चाहिए, निचले स्तरों पर सपोर्ट आना चाहिए। और वो सपोर्ट की रेंज में आपको बता दूं, निफ्टी 12,825 12,875 मजबूत सपोर्ट जोन है, यहाँ पर रुकना चाहिए। आज का लो 12,866 ही है। एक बार 12,925 12,975 का सपोर्ट तोड़ा है, उसके बाद 12,825 12,875 है, और सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप ढूंढ रहे हैं तो वो है 12,725 से 12,775। मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ तक ना है, 12,825 12,875 के सपोर्ट से चल जाए। तो जो लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई हम बेच नहीं पाए या रह गया, अब मेरे ख्याल से अब पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब 12,825 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन को होल्ड करें। लेकिन हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ निफ्टी पर 13,000 के पुट और कॉल पर कल जो एक्सपायरी होने हैं उसमें 13,000 के पुट और 13,000 के कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है दीप। 13,000 के पुट पर 54 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और 13,000 के कॉल्स पर 50 लाख शेयरों का है, लगभग बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है। यानी कि अभी भी मंदी करने वाले आज हावी हुए हैं मिड सेशन से, लेकिन तेजी करने वालों ने कमान पूरी तरह से छोड़ी नहीं है। वो ये मानकर चल रहे हैं कि अभी भी हम वापस बाउंस करके आ सकते हैं, ये उम्मीद तेजी करने वालों को है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है डेटा कि 13,000 के लेवल पर आमतौर पर कभी ऐसा देखने को नहीं मिलता कि एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले, और वो भी मंथली एक्सपायरी हो, दोनों ही पुट और कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको एक ही लेवल पर मिले। तो 13,000 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। तो एक बार रिकवरी में वापस से बाजार 12,975 13,000 की तरफ जा सकते हैं, और वहां पर आप चाहें तो अपनी ट्रेडिंग पोजीशन थोड़ी सी हल्की कर सकते हैं ताकि आप अपने भाव के आसपास आए, थोड़ा निकल जाए। नीचे 12,800 मजबूत सपोर्ट है और ऊपर 13,200 के आसपास परफेक्ट सप्लाई जोन है, इनफैक्ट 13,100 सप्लाई जोन है। तो बड़ी रेंज 12,800 13,100 होगी और 13,000 के आसपास का ये जो लेवल है, ये डेटा के लिहाज से बहुत अहमियत वाला लेवल बनकर आ रहा है। ये तो बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी 29,000 नहीं तोड़ेगा, ये डेटा में नजर आ रहा है। 30,000 अब पार करने में मुश्किल आएगी, और उसमें भी अगर आप ज़्यादा प्रिसाइज रेंज लेना चाहें तो 29,000 और 30,000 की इस रेंज को 200 पॉइंट बढ़ा दीजिए। इधर 29,200, ऊपर 30,200, ये डेटा में नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से 29,000 29,200 जो आज का लो है 29,218, वो होल्ड होना चाहिए। मैं सारे स्पॉट लेवल बता रहा हूँ, और ऊपरी स्तरों पर 29,750 से 30,000 की रेंज में आने पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। एक चीज़ जो साफ है, जो कल के डेटा थे और आज सुबह के डेटा थे जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग हुई, वो अब उल्टी होती हुई दिख रही है। शॉर्ट कवरिंग हुई, लेकिन शॉर्ट कवरिंग में काफ़ी तेजी की पोजीशन भी, लॉन्ग पोजीशन भी आज सुबह ऊपर के लेवल पर बनी, और वो लॉन्ग ट्रेडर्स थोड़े से अभी रिस्क पर हैं, क्योंकि अगर आप देखें जो 13,000 तक के पुट राइटर्स हैं वो लगभग 85 लाख शेयर हैं, और 12,900 के पुट राइटर करीबन 1,40,00,000 शेयर हैं जो कल एक्सपायरी होने वाले हैं, ये रिस्क पर है। तो मेरा ये समझना है जिन लोगों की शॉर्ट पोजीशन है वो 13,000 का स्टॉप लॉस रखें, 13,000 के ऊपर वापस निफ्टी निकल कर टिके 13,000 13,025 काट लें, और जो लोग लॉन्ग हैं वो 12,825 का स्टॉप लॉस रखें, 13,000
13,025 के आसपास एक बार आप अपनी पोजीशन को फिर से काटने की कोशिश कर सकते हैं, ये आपके लिए ठीक होगा। जहाँ तक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का सवाल है, मुझे लगता है जो रेंज मैंने कहा वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इस बीच आशु सर भी कुछ बाजार पर निफ्टी, बैंक निफ्टी पर कमेंट करना चाहते हैं, तो मैं एक बार आशु सर के पास चलता हूँ। आशु सर बताएं सर। अनिल जी, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि जब अब कंटिन्यूसली बोलते रहो कि शॉर्ट नहीं करना तो आदमी करता है, या लॉन्ग नहीं करना, और एक मोमेंट पे जाके अनिल जी वो ना डबल करने की कोशिश करता है। जब लास्ट के 1-2 दिन एक्सपायरी में रह जाते हैं, वीकली एक्सपायरी में जिसमें हम वॉलिटिलिटी देखते हैं, और ये तो मंथली एक्सपायरी है, तो अनिल जी उसमें जब वो डेस्परेशन में वो सौदा टर्न अराउंड करता है, वो लॉन्ग को भी काट के, शॉर्ट को काट के लॉन्ग डबल करता है, या नीचे की पुट ज्यादा बेचता है। दैट इज द रीजन जो हम देखते हैं कि लास्ट 2 दिन में ये वॉलिटिलिटी इतनी आती है कि डेटा फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। क्योंकि वो जब वो होता है ना, एक लेवल के बाद जब डर आता है तो ड्रग में वो स्मार्टनेस करने की कोशिश करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, जो आपने अभी एक बड़ी वैलिड पॉइंट बोला कि शॉर्ट भी कटे और लॉन्ग भी बने, क्योंकि वो एक डेस्परेशन होती है अनिल जी कि ये वीकली लॉस या मंथली लॉस है किसी तरह से कवर करना है। एंड दैट इज द बिगेस्ट डैमेज जो कोई भी ट्रेडर अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के साथ करता है, कि अगर कोई लॉस हो चुका है और उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में वो सोचता है कि मेरे पास 1 या 2 दिन का टाइम है और मैं डबल स्विंग मार के या डबल रिवर्स करके वो ट्रेड कर लूं, अनिल जी वो बहुत डेंजरस होता है। प्रिसाइजली ये चीज देखने को मिलती है, एंड दैट इज बाय द फ्रीक्वेंट चेंज इन डेटा। अभी भी कोई बहुत मारामारी नहीं है अनिल जी, नीचे से बाजार बिल्कुल घूमेगा। और ऑन द कॉन्ट्री में मेटल्स में ही बोलता हूँ, ये टाटा स्टील, जिंदल स्टील, ये सब हिंडाल्को हमारे बड़े टारगेट है, डिप्स में लेना है, ये सब टेम्परेरी है। अब आज जिससे पुट्स बेची होंगी, अगर अनिल जी 13,100 है और 13,200-300 की बातें हो रही हैं, तो कोई आदमी सोचता है 12,900 और 800 की पुट्स बेच देता हूं। ये एक अनिल जी एक इजी ट्रेड नजर आता है, जबकि मैं बिल्कुल बार बार बोलता हूं, जो लास्ट वीक भी हुआ, डोंट रीड इनटू दैट, क्योंकि वो उस पुट्स बेचने वाले को जिसने 6-6 रुपए की बेची है, जब वो 50-50 रुपए की कवर होती है, तब उनको समझ आती है कि इस बेचने का मतलब क्या होता है। तो अनिल जी दोनों तरफ ट्रेड में ना, ये जो डेस्परेट ट्रेडर्स होते हैं उनको लॉसेस होते हैं। ये एब्सोल्युटली। आइए बढ़ते हैं आगे, और इस बीच सेठी साहब हमारे साथ हो रहे हैं, कार्यक्रम में तैयार और शामिल हो रहे हैं, और आइए अब चलते हैं उनके पास। वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का। बताएं सेठी साहब, क्या इरादा है, कैश, फ्यूचर्स, और कितनी पिक्स हैं आज? गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, पिक्स तो 2 ही है, और आज इस मार्केट वाले बाजार में भी खरीदारी करने की सलाह है। हिम्मत कर रहा हूँ, थोड़ा कंट्रारियन बेट्स है, बट दोनों स्टॉक कैश मार्केट से है, बिकॉज लुकिंग एट द वोलेटिलिटी इन F&O सेगमेंट, कल एक एक्सपायरी का भी दिन है, तो मुझे लगा कैश में करेंगे तो थोड़ा सेफ रहेगा। तो कैश के 2 स्टॉक जिन्हें दोनों में खरीदारी करने की सलाह। ओके, बताएं सर, पहला स्टॉक आज का। देखिए अनिल जी, जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का अभी प्राइस चल रहा है 56 रुपए का। स्टॉक का नाम है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। ये भारत की वन ऑफ द लीडिंग कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग करने वाली कंपनी है। ये कंपनी के अगर आप सितंबर तिमाही के इनके जो नतीजे देखेंगे तो बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ दर्ज करी है वेयर हाउसिंग सेगमेंट पे। ये फूड का ट्रांसपोर्ट करती है, फार्मा करती है, फिर रिटेल जैसे अमेजन जैसी कंपनी के लिए भी काम करती है। और हाल ही में मैनेजमेंट को भी सुना था, जिन्होंने बहुत ही एनकरेजिंग इनके व्यूज है, 20% कैपेसिटी भी एक्सपेंड कर रहे हैं। आज इस कंपनी को पिक करने के पीछे वापस वही है कि दुनिया वैक्सीन का इंतजार कर रही है, और ये जो वैक्सीन निकल रही है, चाहे वो फाइजर निकाले या मॉडर्ना निकाले, बट सबका ये मानना है कि -70 डिग्रीज, -20 डिग्रीज इस तरह के टेम्परेचर में इनको ट्रांसपोर्ट होना है। और भारत में स्नोमैन लॉजिस्टिक्स एक लीडिंग कंपनी है जो ट्रांसपोर्ट करती है। और एक और जो बड़ा ट्रिगर है, इस कंपनी के मैनेजमेंट में हाल ही में बदलाव हुआ है। ये जो GDL पहले इसको ओन करती थी, गेटवे डिस्ट्रीपार्क, अब अडानी पोर्ट्स जो कि एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, उन्होंने इस कंपनी को खरीद लिया है। जो उनका स्टेक था अराउंड आपके 40.25% का, वो अडानी पोर्ट्स ने 44 रुपए के भाव में रिसेंटली खरीद लिया। तो अभी अडानी पोर्ट्स की कंपनी अभी, और हमने देखा अडानी ग्रुप के शेयर्स में एक जबरदस्त तेजी का माहौल चल रहा है। आपने अडानी एंटरप्राइज, अडानी गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन, सभी में जबरदस्त तेजी बनी है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से मतलब आने वाले अगर 6 महीने का व्यू है तो मुझे लगता है बहुत ही बड़े अपसाइड आ सकते हैं इसमें। बाकी बहुत ही शॉर्ट टर्म में मेरे इसमें टारगेट है 62 रुपए के, स्टॉप लॉस रहेगा 52 रुपीज।
बिल्कुल। और अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही दिन क्या, मेरे ख्याल से इसी हफ्ते की बात होगी शायद, मैंने स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, नहीं लास्ट वीक, उनके सीईओ से बात की थी और मैंने इसी मुद्दे पर बात की थी, सेठी साहब के वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं। ज़बरदस्त तैयारियां उनकी, और उन्होंने कहा कि हम आराम से जो आ रहा है -20 -30 डिग्री तक तो हम टेम्परेचर मेंटेन करके एक से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। हमारे कोल्ड स्टोरेज तैयार हैं, वेयर हाउसेज तैयार हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारी लॉजिस्टिक्स ट्रक्स वगैरह सारे तैयार हैं। तो बिल्कुल आपने सही स्टॉक एकदम सही वक्त पर पकड़ा है। ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो लॉजिस्टिक कंपनियां तैयार होगी, अगला बड़ा बिजनेस वहां पर आता हुआ आपको नजर आएगा, ये बात एकदम पक्की है। तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स 62 रुपए का टारगेट, और उसके बाद कुछ बड़े टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। आइए दूसरा स्टॉक बताएं सेठी साहब, दूसरा कौन सा है? अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो देखिए आज के इस गिरावट वाले बाजार में भी, जहाँ पे निफ्टी में हम 150 पॉइंट की गिरावट देख रहे हैं, बैंकिंग का जो सेक्टर है बहुत ही अच्छा कर रहा है, और खास करके जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, और वो भी जो छोटे प्राइस वाले जो बैंक्स है, और वहां से मैंने आज पिक किया है बैंक ऑफ इंडिया को, जिसका अभी करंटली प्राइस चल रहा है 45 रुपए 25 पैसे का। आप देखिए बाकी भी जो बैंक है, जैसे पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, सब में आज 4-5% की तेजी बनी हुई है। ये स्टॉक भी अच्छा करो, और मुझे लगता है इस कंपनी ने जो हाल ही में सितंबर तिमाही के नतीजे दिए थे बेहद ही शानदार थे, हर फ्रंट पे बाजार के एस्टिमेट्स को बीट किया है। सितंबर तिमाही में प्रॉफिट आया 543 करोड़ का, जो कि पिछले साल 257 करोड़ का था। ग्रॉस एनपीएस में अच्छी खासी गिरावट आई, फ्रॉम 16.31% टू 13.79%। नेट एनपीएस भी 5.87% से घट के 2.87% हो गए। तो इस तरह के नतीजे आए। बट जो एक और बड़ा ट्रिगर है वो ये है कि जो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की जो डील होने जा रही है, उसके कारण से इनका जो फ्यूचर ग्रुप में एक्सपोजर है, जो कि सबसे बड़ा एक्सपोजर बैंक ऑफ इंडिया का है, फ्यूचर ग्रुप पे 12,000 करोड़ का एक्सपोजर है सब बैंकों का मिला के, और वहां पे 5,750 करोड़ अकेले बैंक ऑफ इंडिया का है। मुझे लगता है ये भी एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। इस स्टॉक में जो करंट लेवल है 45 रुपए 25-30 पैसे यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में 51 रुपए का टारगेट है, और 42 रुपीज का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ, आपकी बैंक ऑफ इंडिया की जो आपकी रिकमेंडेशन और जो स्टोरी है, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। आज सुबह हमने एक स्टोरी की थी सेठी साहब के, आईओबी के लिए एक टर्न अराउंड प्लान तैयार हो रहा है, जिसे इसे पीसीएमए से बाहर निकाला जाएगा। 18,000 करोड़ के एनपी रिजोल्यूशन की तैयारी है। अगर आईओबी और बैंक ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट आपको सिमिलर बिजनेस मॉडल दिखेंगे। अनडाउटेडली बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट और क्वालिटी बहुत ही बेहतर है आईओबी के मुकाबले में, लेकिन आईओबी अगर 16-18,000 करोड़ के एनपीए रिजोल्व कर सकता है, तो बैंक ऑफ इंडिया तो आसानी से 25,000 करोड़ से ज़्यादा का कर सकता है। वो तो कम से कम इतना तो कर ही लेगा आराम से। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी एक बढ़िया केस बनता हुआ दिखता है जो आप बता रहे हैं। एक और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था आपको, वो ये है सेठी साहब कि स्नोमैन का अदानी ने अभी तक किया नहीं है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। जो आप कह रहे थे कि डील की बात हो रही है अदानी के साथ में, वो हुई नहीं है शायद, या फिर टूट गई थी या कुछ तो ऐसा हुआ है डेवलपमेंट। डील तो नहीं हुई है अभी तक स्नोमैन की, ये पता है, लेकिन फिर भी कंपनी मजबूत है, बढ़िया, ये बात सही है। तो ये है आपके लिए दोनों ही अपडेट। तो बैंक ऑफ इंडिया भी एक मजबूत स्टॉक, और स्नोमैन 62 रुपये। जो आप सेठी साहब कह रहे थे कि स्नोमैन अगर कोई लंबा रखना चाहे तो उसको क्या टारगेट रखनी चाहिए? देखिए अनिल जी, एक तो ये खबर का भी मुझे चेक करना पड़ेगा, बट इन्होंने शायद एक्सचेंज को भी नोटिफाई किया था कि 44 रुपए के लेवल पे ये खरीदने जा रहे हैं इसको, जो आपके इनकी हिस्सेदारी है गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स वाली। बट आई नीड टू चेक एंड कम बैक। बट बाकी जहाँ तक स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के लॉन्ग टर्म का सवाल है, देखिए मार्च तक भारत में उम्मीद है कि वैक्सीन आ जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन का कामकाज उस समय जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है अगर किसी का मार्च तक का नजरिया है तो ये स्टॉक मुझे लगता है 85 से 90 रुपए तक के लेवल्स भी मार्च तक में इस स्टॉक में आ सकता है। ओके, 85-90 तक के लेवल्स भी आपको मार्च तक आते हुए दिख सकते हैं, ये है आपके लिए आए। और बैंक ऑफ इंडिया भी यहाँ पर पसंद है सेठी साहब को। आइए बढ़ते हैं आगे, शुक्रिया सेठी साहब। और अब सुमित जी तैयार है फोन लाइन पर एक्सपायरी का ऑप्शन देने के लिए। बताएं सुमित जी। नमस्कार अनिल जी, गुड आफ्टरनून। ऊपरी लेवल से मार्केट में अच्छा खासा दबाव देखने को मिला है। मेरे पास एक स्टॉक है और एक इंडेक्स है अनिल जी, और थोड़ा सा और लगता है दबाव बाकी है तो देखने को मिल सकता है। तो पहले एक स्टॉक की बात करता हूँ जो यहाँ पे वीक दिख रहा है, और स्टॉक का नाम है अनिल जी भारती एयरटेल। ये स्टॉक अगर आपको याद हो तो 485 के लेवल से मैं लास्ट वीक से कंटिन्यूसली सेल में दे रहा हूँ, और यहाँ से मेरे को लगता है भारतीय एयरटेल में और दबाव देखने को मिलेगा।
भारतीय एयरटेल में बिकवाली करनी है सीएमपी पे। ऑप्शन के जरिए भारतीय एयरटेल में दिसंबर वाला 460 वाला पुट लेना है, जो कि 22.50 पे ट्रेड कर रहा है। भारतीय एयरटेल का 460 वाला पुट दिसंबर वाला 22.50 पे चल रहा है, उसको खरीदना है। भारतीय एयरटेल मेरे को यहाँ से वीक लग रहा है, मेरे को लग रहा है भारतीय एयरटेल में यहाँ से 450 रुपए से लेके 440 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और ऊपर में 470-475 का रेजिस्टेंस है, तो इसमें सेल करके चलने का सलाह रहेगा। ऑप्शन के जरिए 460 का पुट खरीदारी करें, नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 15 रुपए का, और भारतीय एयरटेल के 460 के पुट के टारगेट बनेंगे 30 रुपए से लेकर 34 रुपए तक के। भाई भारतीय एयरटेल 460 पुट एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 15, टारगेट 30 से 34। ओके, 30 से 35 रुपए तक के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल का पुट खरीदें, ये है राय सुमित जी की तरफ से स्टॉक में। और सुमित जी, इंडेक्स भी बताया था आपने, इंडेक्स भी आ रहा है कुछ? इंडेक्स भी है अनिल जी, और इंडेक्स में मेरे को लग रहा है कि प्योर मोमेंटम प्ले करने के लिए पुट लेके काम करना चाहिए। ऑप्शंस के अंदर निफ्टी का 12,900 का पुट, जो कि अभी 60 से 64 के बीच में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का 12,900 का पुट 60 से 64 के बीच में ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे में 12,800, 12,825 के आसपास का सपोर्ट लेवल है निफ्टी का, वहां तक एक बार टेस्ट करना चाहिए, और अगर वो सपोर्ट होल्ड करे तो वापस तेजी आएगी, वरना फिर और नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। तो एक बार सपोर्ट लेवल टेस्ट करने निफ्टी जाना चाहिए, इसके लिए 12,900 का पुट खरीदारी करे, नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 25 रुपए का, ऊपर में टारगेट 100 रुपए से लेके 125 रुपए तक के। बाय निफ्टी 12,900 पुट एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 25, टारगेट 100 से 125। ओके, तो ये है आपके लिए दो स्ट्रैटेजीज, और पुट्स के जरिए ट्रेड करना है। भारतीय एयरटेल कमजोरी आ रही है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था चार्ट कॉर्नर पे भी ये सेल कॉल आया था, और साथ ही निफ्टी यहाँ पर भी पुट पर खरीदारी करने की सलाह आ रही है सुमित जी की तरफ से। शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। एक्शन भरपूर है मार्केट्स में। अभी स्टेटी साहब स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के बारे में बात करके गए थे। एक और छोटा लॉजिस्टिक्स स्टॉक है नवकार कॉर्पोरेशन। स्नोमैन जितना बड़ा तो स्टॉक नहीं है ये, पर यहाँ पर भी कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन स्टोरेज और साथ ही रेलवे फ्रेट में ये एक प्लेयर है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक मूवमेंट आ रहा है, लगभग 10% का उछाल आपको स्टॉक पर दिखेगा। तो कहीं ना कहीं वो वैक्सीन प्ले जो बाजार में एक थीम बनी हुई है आपको लगातार ट्रैक्शन दिखा रही है। पर आइए कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पर आपको मूवमेंट आते हुए दिख रहा है इस समय। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, यहां पर नजर रखिए। कुणाल जी जरा इसके चार्ट देखकर बताइए कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, क्योंकि बाजार में खबर चल रही है कि बर्गर किंग का आईपीओ शायद अगले हफ्ते आ सकता है और डिटेल्स अनाउंस हो सकती हैं, तो उसके पहले थोड़ा एक्साइटमेंट वेस्ट लाइफ मैकडॉनल्ड्स में भी आते हुए दिख रहा है। चार्ट्स क्या बता रही हैं सर? देखिए बहुत क्लियर ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। दीपांशु, अभी मैं और राकेश जी वेस्ट लाइफ का ही चार्ट देख रहे थे, और इसमें एक बुलिश सॉसर पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 7% का एक मूव आ चुका है, इसलिए नई खरीदारी की हमारी राय नहीं है। लेकिन जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें, और डिप्स आते हैं तो इसको ऐड करना चाहिए। स्टॉक जो है ये अब 480 485 की ओर बढ़ रहा है, इन स्तरों पर बाय करके चलें, गिरावट में बाय करें। स्टॉप लॉस जो है वो 390 के नीचे रखना चाहिए, डिप्स में बाय करने की राय है, और 440 480 इस तरह के टारगेट स्टॉक में मुमकिन है। ओके, तो ये है आपके लिए वेस्ट लाइफ पर व्यू इस समय, और मूवमेंट आ रहा है। बर्गर किंग की आईपीओ है तो शायद बाय एसोसिएशन थोड़ा सा यहाँ पर भी आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। डेज हाई पर है, 7% की तेजी। जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है जय। थोड़ा मुनाफा वसूली चल रही है बाजार में, थोड़ा रोटेशन है एक्सपायरी से पहले, पर एक स्टॉक जो इंटरेस्टिंग लग रहा है मन्नापुरम, यहाँ पर हमने खरीदारी देखी है, ऊपर से थोड़ी मुनाफा वसूली आई है, पर मुथूट में बड़ा फॉल आ रहा है, पर मन्नापुरम पॉजिटिविटी दिखा रहा है। कैसे समझे मन्नापुरम के चार्ट को? क्या यहाँ से एक ट्रेड बनता है या फिर ये भी अब गिरावट दिखाएगा? गुड आफ्टरनून टू दीपांशु एंड गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। वेल दीपांशु, मैं ये कहूँगा कि बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, बट मैं ये भी देख रहा हूँ कि इसका ऊपर में जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस है करीब 175 के आसपास, वो निकाल नहीं पा रहा है मन्नापुरम, और ये काफ़ी समय से अगर आप देखिए तो एक काइंड ऑफ एक ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है मन्नापुरम, जिसकी रेंज जिसकी बनी है हुई है नीचे में लगभग 150-55 के आसपास, ऊपर में 175। सो ये 20-25 पॉइंट की रेंज है दीपांशु, जब तक इसके बाहर नहीं निकलता ये रेंज के, आई थिंक ये साइडवेज ट्रेड कर सकता है। तो अगर किसी बाय करना है तो 175 के ऊपर करना है, और अगर 150-55 की रेंज टूटती है देन आई वुड से कि ये उसमें लगभग 20 से 25 पॉइंट्स का हमें गिरावट देखने मिल सकती है। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच के कहाँ पे ब्रेकआउट आता है। एज ऑफ नाउ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन थोड़ा और कंटिन्यू करेगा।
ओके, तो थोड़ा जो कंसोलिडेशन वो कंटिन्यू करेगा। अगर यहाँ से और थोड़ी तेज़ी बनती है तो ही खरीदारी का मौका इस पर आते हुए दिखेगा। इतनी बड़ी गिरावट नहीं है। कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं जो अच्छी तरह होल्ड आउट कर रहे हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ऊपरी सरों से हल्की गिरावट हुई है बट वैसे अपनी गेंस होल्ड कर रहा है। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, मन्नापुरम, इंडिया बुल्स हाउसिंग, इनफैक्ट साथ ही एल&टी फाइनेंस। तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। कुछ हाई बीटा नेम्स पर रोटेशन ज़रूर देख रहे हैं जिसकी वजह से इंडेक्स लेवल पर आप गिरावट देख रहे हैं, बट वैसे कई सारे नेम्स हैं जो आपको एक्टिव दिखेंगे। मार्केट्स के साथ साथ कमोडिटी बाजार में भी काफ़ी एक्शन है और कच्चे तेल पर नज़र रखिए क्योंकि ग्लोबली हमने देखा है कि कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद जितनी भी गिरावट कच्चे तेल में आई थी अब वो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। 9 महीने की ऊंचाई पर कच्चा तेल फिलहाल आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। एक बार वरुण के पास चलते हैं, जानते हैं कि किस तरह से ये तेज़ी का माहौल बना है। कच्चे तेल में सारे लॉसेज रिकवर करे हैं, आउटलुक क्या दिख रहा है और साथ ही इम्पैक्ट इसका क्या होना चाहिए, बताएं वरुण। डेफिनेटली दीप, देखिए सबसे बड़ा यू टर्न अगर कहीं देखने मिला है तो वो कच्चे तेल में ही देखने मिला है, जहां एक समय पे WTI तो नेगेटिव में चला गया था, वहां से अब देखिए अच्छे खासे पॉजिटिव में है। इनफैक्ट ब्रेंट क्रूड को अगर आप देखें तो ये 9 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है। सिर्फ नवंबर के ही महीने में अगर आप देखें तो करीब $11 के आसपास का उछाल आ चुका है, यानी करीब 29-30% का आसपास का उछाल जो है वो कच्चे तेल में देखा गया है। अब इसके कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो है कि लगातार आप देख रहे हैं दुनिया भर की जो फार्मा कंपनीज हैं उनके तरफ से बयान आ रहा है कि कोविड की दवा जो है वो जल्दी लॉन्च करने वाले। तो कोविड की दवा अगर मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमी में रिकवरी देखने मिलेगी। तो सबसे बड़ा प्ले आउट अगर वो हो रहा है तो ये इकोनॉमिक रिवाइवल का हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूएस में भी जो अनसर्टेनिटी थी इलेक्शन को लेके तो वो खत्म हुई है, तो कहीं ना कहीं वहां भी इकोनॉमिक सर्टेनिटी देखने मिल रही है। इसके अलावा ओपेक नॉन ओपेक की जो बैठक है वो 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक है और माना जा रहा है कि जो स्टैगर्ड वे में ओपेक ने जो प्रोडक्शन कट किए थे, माना जाता कि पहले उसको वापस लेंगे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एटलीस्ट अगले 3 महीने तक ये जो प्रोडक्शन कट्स है उनको वापस नहीं लिया जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं जो कच्चे तेल के दाम है उनको सपोर्ट कर रहा है। और यूएस में भी अगर आप पिछले हफ्ते की इन्वेंट्री देखें तो वहाँ इन्वेंट्री जो है वो कम हुई है। तो ये सब फैक्टर्स है जिसकी वजह से कच्चा तेल जो है वो लगातार तेजी में, और सबसे मेन कारण तो है कोविड की दवा मिलना। अब इसका भारतीय कंपनीज पे क्या इंपैक्ट है? तो सबसे बड़ा इंपैक्ट ONGC, ऑयल इंडिया, गेल जैसे काउंटर्स पे है। ONGC में इंपैक्ट ये है कि कच्चे तेल का दाम अगर $1 बढ़ता है तो ONGC का जो EPS है उसमें 60 से 70 पैसे के आसपास का इजाफा होता है। और अब देखिए नवंबर में करीब $11 के आसपास बढ़ चुका है, यानी कि करीब 6-7 रुपए के आसपास का इजाफा जो है ONGC के आपको EPS में देखने मिलेगा। कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो गैस के दाम भी बढ़ते हैं, तो इसका सीधा फायदा जो है वो गेल को होता है। तो कच्चे तेल में जो बढ़ोतरी का फायदा है वो खासकर जो अपस्ट्रीम कंपनीज है और गैस कंपनीज है उनको होता है। इसके लिए आप देख रहे हैं आज इन स्टॉक्स में जोरदार तेजी भी है। बिल्कुल ज़बरदस्त तेज़ी हमने देखी है अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज में, और ये ज़्यादा यूजुअल नहीं होता है जिस तरह से आप मूवमेंट देख रहे हैं। 65 से 80 के लेवल्स ONGC पर आते हुए दिखे हैं, तो एक शानदार उछाल है और आज मार्केट को लीड करते हुए दिख रहा है ONGC। जहाँ तक सवाल है, बहुत रेयर ओकेजन है जब आप ONGC पर इतना बड़ा मूवमेंट देखते हैं। क्या ये मूवमेंट बरकरार रहेगा? किरण जी, चार्ट्स क्या बता रही है? ONGC और तेज़ी यहाँ से दिखती है सर? हाँ, परसों भी मैंने यही कहा था कि जो ब्रेकआउट लेवल था लगभग 74 के आसपास के थे, तब से लॉन्ग पोजीशंस रखने की सलाह थी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बैरियर है दीप, वो लगभग आते हैं 82-83 लेवल्स के यहाँ, जहाँ पे एक रिव्यू ले लेना चाहिए। 83 से 85 ये बहुत एक बड़ा कंजेशन जोन है। अगर ये निकल जाता है तो एक नए दायरे में ट्रेड करना चालू हो जाएगा। जो पिछले 6-8 महीने का जो कंसोलिडेशन है, गिरावट है, और उसके बाद के कंसोलिडेशन है, वो पूरे के पूरे बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कहलाएगा और फिर एक बड़े टारगेट्स के लिए ये स्टॉक माना जाएगा। तो मेरा मानना है कि अभी के लिए 83-85 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे आपका ध्यान होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए ONGC पर आए। आइए अब वक्त है बसिन साहब से मुलाकात करने का, बिल्कुल के साथ उनका भी स्वागत करते हैं। स्वागत है बसिन साहब आपका। बताएं सर बाजार का आउटलुक और आपका अपडेट। आउटलुक तो आपके सामने अनिल जी, वॉलेटिलिटी है, कल एक्सपायरी है और पैसे का कोई अंत नहीं, तो थोड़ा ध्यान रखें। वॉलेटिलिटी हर्ट करती है और याद रखिए जो 7,500 पे सबसे बड़ी सेलिंग थी वो 13,000 पे सबसे बड़ी बाइंग है। दिस इज नॉट टू डिटर इन्वेस्टर्स बट जस्ट टू बी कॉशियस। ट्रेडर्स हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस और अपने आप को हेज करना चाहिए, बिकॉज दोनों तरफ की मार्केट आपको हर्ट कर सकती है। बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से 30,000 इज टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो मैं आपको कह रहा था।
तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी कीजिए, लेकिन क्वालिटी स्टॉक्स में बने रहिए। और इस कारण से आपको जो अपडेट है, SBI लाइफ, HCL टेक, ये मेरे बाइज हैं। टाटा स्टील शॉर्ट था, सुबह आपको माइंट्री दिया था, मुथूट दिया था, बने रहिए। आई थिंक दीज विल आउट परफॉर्म। अब आप कहें तो एक ही कॉल है जो BTSTT है सर। जी सर बताएं। तो वो है सर ITC, मेरा फेवरेट। आई थिंक ITC हैज वेदर्ड द स्टॉर्म, और जिस तरह से उसमें रिजल्ट्स और नंबर्स हैं, 192, 50, 93 में लीजिए, 189 का स्टॉप लॉस रखिए। ये कल ही आपको शायद 200 का टारगेट दिखा देगा। क्या बात है, 193 छोटा सा स्टॉप लॉस, 4 रुपए का 189 का स्टॉप लॉस, और 200 रुपए तक के टारगेट के लिए कल आप कर सकते हैं खरीदारी ITC में। ये है राय बसीन साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया बसीन साहब ये बेहतरीन पिक देने के लिए, और कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। आइए इस बीच जय है हमारे साथ तैयार अपनी जैकपॉट शेयर के साथ, तो जय के लिए बिगुल। बताएं जय। अनिल जी, एक पुट खरीदने की सलाह है मेरी, बट नेक्स्ट सीरीज का है, दिसंबर सीरीज का पुट ऑप्शन खरीदना है। ग्लेनमार्क का 470 का पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है, जो करीब अभी हमें 23 रुपीज के आसपास मिल रहा है। इसको खरीद कर चले। इसमें पहला टारगेट जो बन रहा है वो 37 का है। अग्रेसिव टारगेट्स दे रहा हूँ अनिल जी, बिकॉज काफी लंबी एक्सपायरी नेक्स्ट, सो 31 दिसंबर एक्सपायरी का। सो 23 पर इसको खरीदना है, 470 वाला पुट। 37 का पहला टारगेट रहेगा, 45 का सेकंड टारगेट रहेगा, और इसमें स्टॉप लॉस नीचे में प्लेस करना है 14.50 पर। अनिल जी, ये इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूँ कि ग्लेनमार्क में क्लियरली एक हमें वीकनेस नजर आ रही है, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, और ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 445 लेवल्स तक जा सकता है ये दिसंबर सीरीज में। तो यहाँ से एक अच्छा खासा, मैं कहूँगा लगभग 30 पॉइंट का हमें एक फॉल देखने मिल सकता है। क्लियरली उसके मोमेंटम इंडिकेटर्स में भी हमें वीकली डिग्री पर भी एक सेल क्रॉसओवर देखने मिल रहा है, और डेली इंडिकेटर्स इनफैक्ट मैं कहूँगा एक जीरो रेफरेंस लाइन के नीचे जा चुके हैं। तो एक बेयर जोन में आ चुका है ये स्टॉक। तो ये बेयर जोन में जब तक रहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक दबाव देखने मिलेगा, तो इसीलिए ये पुट खरीदने की सलाह है। ओके, ये आपने पक्का अच्छे तरह से जांच परख के देख लिया ना कि अगली एक्सपायरी 31 दिसंबर को ही है? जी अनिल जी, जैसा मैं डेटा देख रहा हूँ, सो डेफिनेटली मुझे तो जी अनिल जी 31 दिसंबर को है। और तो फिर नया साल कैसे मनाएंगे? मतलब 31 दिसंबर को तो ज्यादातर लोग चले जाते हैं बाहर की, चलो ठीक है न्यू ईयर। अच्छा, इस बार तो बाहर जाने वाला भी मामला गड़बड़ है, अभी तो पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे कोरोना के हाल में। तो मतलब इसका अनिल जी 2-3 दिन पहले सारे अनिल जी एक आइडिया है मेरे पास। हाँ बताओ बताओ अनिल जी, एक आइडिया है मेरे पास। ये नया साल, ये नया हाँ बिल्कुल अनिल जी, अलग आइडिया ये जी आइडिया है अनिल जी। और ये आइडिया ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मस्ती की पाठशाला में कुछ एक ऐसा कर सके जिसमें हम सभी व्यूअर्स के साथ, आपके साथ एक अच्छी तरह से हम न्यू ईयर मनाएं ऑनलाइन, ऐसे ही वर्चुअली जी बिजनेस पे कुछ अगर नया हो नए साल पे। सो अनिल जी, मुझे नहीं लगता कोई छुट्टी पे भी जाएगा, और जाएगा तो भी वहां से देखेंगे। ये ना इनडायरेक्ट तरीके से मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है मस्ती की पाठशाला के लिए, लेकिन मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कुछ तो इस बारे में विचार करूंगा जय, बिल्कुल तैयारी करूंगा। आशु सर कुछ कहना चाहते हैं? जी आशु सर। अनिल जी, मैं जय के साथ अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि जो सेक्टर आउट परफॉर्म करता है वही अब जब सबड्यूड होता है तो उसी में सेल कॉज निकलती हैं। जैसे मैंने बोला कि ग्लेनमार्क, सिप्ला, सन फार्मा में तो जय ने भी आइडेंटिफाई किया ग्लेन। तो मुझे लगता है कि अनिल जी जो पॉपुलर स्टॉक्स है सन फार्मा, ग्लेन फार्मा और सिप्ला, इनमें अभी भी मुझे लगता है कि पेन पॉइंट्स हैं। तो फार्मा में क्योंकि घूमते भी यही हैं, और अनिल जी यही ओवरबॉट होकर जब नीचे कटते हैं तो वो दो दिन की जो कटान होती है ना, जब वो आखिरी, तो वो बहुत पेनफुल होती है। और हमने कई बार देखा है इसमें सबसे ज्यादा सीवियर जो कटता है अनिल जी ऑरो फार्मा है। आप देखिए वो आखिरी दो दिनों में अनिल जी 50 रुपए की मूवमेंट्स नीचे आई हैं। तो मैं सिर्फ सबसे बोलता हूँ कि या तो लॉन्ग टर्म का लेके रखें, लेकिन इन 2 दिनों में या तो ऑप्शन के थ्रू ट्रेड रखें या फिर ऑप्शन के थ्रू पुट भी लेके रखें टू सेफ गार्ड योर सेल्फ, क्योंकि बहुत वाइल्ड मूवमेंट्स आती हैं इनके अंदर।
ठीक बात है। तो बिल्कुल ये आपके लिए ग्लेनमार्क पर राय आशु सर की तरफ से भी। और जय कह रहे हैं यहाँ पर 470 वाला अगले महीने का पुट ऑप्शन खरीद कर चलें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। ओके, बाजार ठंडे हैं अब, रुक गए। एक्चुअली जो सपोर्ट लेवल की हम बात कर रहे थे एग्जैक्टली उस सपोर्ट लेवल के आसपास रुक गए। फ्रेश कमजोरी नहीं हो रही है, लेकिन रिकवरी में भी कुछ अहम लेवल को पार नहीं कर पा रहे। उसमें 12,925 पहला निफ्टी का लेवल है और 29,500 के आसपास बैंक निफ्टी का। तो बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। अब एक्शन थोड़ा सा धीमे धीमे कम होता दिख रहा है। शायद ट्रेडर्स अब फ्रेश पोजीशन बनाने के बाद थोड़ा सा उसके बजाय होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूं और वो है टाटा पावर। वागले साहब जरा टाटा पावर्स के चार्ट्स देखिए। आज आप खामोश हैं क्लोजिंग वाले शो में, अभी तक आपकी तरफ से एक भी बिगुल भी नहीं बजा है। कोई बात नहीं, नहीं बजा तो भी मेरा तो फर्ज है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। टाटा पावर किस लेवल के ऊपर अगर आज ये क्लोज होता है तो कल के लिए तेजी की पोजीशन को लेकर जाना चाहिए? अनिल जी 6250 63 के आसपास अगर ये क्लोज होता है मेरे हिसाब से क्लोजिंग अच्छा होगा। 65 66 तक के टारगेट्स कल आ सकते हैं। ओके, 6250 ये आप लेवल्स जो बता रहे हैं फ्यूचर्स के, कैश के या दिसंबर महीने के? अनिल जी दिसंबर फ्यूचर। ओके, दिसंबर फ्यूचर्स। चलिए दिसंबर फ्यूचर्स 100 माफ़ कीजिएगा 62 रुपये 50 पैसे। एक बार जरा दिसंबर का फ्यूचर दिखा दीजिए, आइडिया लग जाएगा। 62.45। अच्छा, वहीं पर ट्रेड कर रहा है। बड़ा स्मार्टली आंसर दिया है वागले साहब ने। तो 62.50 के ऊपर बंद हो तो कल भी तेजी होने की संभावना है, नहीं तो फिर थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। एक और स्टॉक जो आज बैंड से बाहर निकला वो BOB था, आईबुल हाउसिंग था। दोनों स्टॉक कमाल करते हुए, हालांकि आईबुल हाउसिंग अपने ऊपरी लेवल से 100 लगभग 10 रुपये नीचे आया है। वापस से अगर एंट्री करनी हो, वापस जिसको करनी हो, तो किरण जी आईबुल हाउसिंग में एंट्री करने के लिए, खरीदारी करने के लिए सही लेवल क्या है? कहाँ वापस से करना चाहिए? यही 150 से 86 या 180 82 के आसपास? नहीं अनिल जी, जो एंड ऑफ डे में कैंडल जो बनी है ना अनिल जी, वो इन्वर्टेड हैमर है जो कि सप्लाई दर्शाती है। तो मेरा मानना है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए खरीदारी करने के लिए, पर अगर कंपल्सिव है कि खरीदारी करनी है तो 180 के आसपास कर सकते हैं। ये है आपके लिए आईबुल हाउसिंग फाइनेंस पर। एक्सिस बैंक कल सुमित जी ने कहा था शायद क्लोजिंग वाले शो में सबसे, हाँ सुमित जी ने शॉर्ट कॉल दिया था कल एक्सिस बैंक में, जहाँ तक मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है। कल कॉल तो आया था एक्सिस बैंक में, और या आज सुबह आया, मुझे ये जाननी या तो कल सुबह में या आज में। और एक्सिस बैंक यहाँ से कमज़ोर होता हुआ दिखा है, दिन के लो पॉइंट पर है। जरा एक्सिस बैंक के चार्ट देखिए और बताइए जय क्या करना चाहिए? क्या कल के लिए शॉर्ट बनाएं या अब लेट हो चुके हैं? नहीं अनिल जी, मुझे अभी भी वीक लग रहा है ये स्टॉक। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सिस बैंक में हमें और भी गोइंग फॉरवर्ड वीकनेस नजर आएगी। एटलीस्ट मैं कहूँगा कुछ नहीं तो 590 तक के लेवल्स हमें स्पॉट में देखने मिल सकते हैं। 603 के करीब चल रहे, तो और 2% का मिनिमम एक फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर वो लेवल्स टूटते हैं तो क्लियरली एक बेरिश हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का हमें एक ब्रेकडाउन देखने मिलेगा। और इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स में तो ऑलरेडी हमें एक सेल क्रॉसओवर देखने मिल ही चुका है। सो प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है नीचे जाने की, तो इसे यहाँ पे भी बेच के जा सकते हैं। कोई बेच रहे अगर यहाँ पे तो ऊपर में स्टॉप लॉस लेना चाहिए 613 का। तो ये है आपके लिए राय एक्सिस बैंक पर। और इस बीच स्नोमैन लॉजिस्टिक्स जो थोड़ी देर पहले रिकमेंड किया था सेठी साहब ने, अब तेजी से ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं स्टॉक में ज़बरदस्त उछाल आता हुआ दिख रहा है। 60 रुपये 75 पैसे के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। सेठी साहब का टारगेट था 62 रुपये का इंट्राडे का, मेरे ख्याल से लगभग उन लेवल के आसपास है। 10% का सर्किट होना चाहिए, सर्किट के बेहद करीब 62 रुपये का टारगेट, तो फिर इसका मतलब क्लियर कट कल आपके लिए हो ही जाएगा। तो ये सेठी साहब का रिकमेंडेशन, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स बहुत तेजी से ऊपर की तरफ दौड़ लगाता हुआ। आइए इस बीच एक स्टॉक जो न सिर्फ आज नहीं लेकिन पिछले कई हफ्तों से, कई महीनों से तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है, वो है ग्रेन्यूल्स। क्यों लगा रहा है इतनी तेज दौड़? आइए जानते हैं देवांशी से। देवांशी बताइए ग्रेन्यूल्स में तेजी की वजह।
यहाँ पे पैरासिटामोल सप्लाई करता है और लगातार जिस तरह से कोरोना के जो केसेस है वो बढ़ते हुए दिखे, हमने देखा कि इनकी जो बिक्री है उसमें काफ़ी बढ़त आती हुई दिखी थी। मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री थी वो काफ़ी पॉजिटिव होती हुई दिखी थी जो दूसरी तिमाही के थे। साथ ही इसके अलावा भी आप देखिए जो विदेशी निवेश है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप एफआई की होल्डिंग्स देखें तो इनका जो भरोसा है वो लगातार हर तिमाही में बढ़ता हुआ दिखा है। अगर आप जून की बात करें तो करीब 23% एफआई होल्डिंग थी, लेकिन अगर आप सितंबर की बात करें तो अब वो बढ़कर 26% तक होता हुआ दिखा है। पिछले साल हमने देखा था करीब 14% तक का एफआई होल्डिंग थी, लेकिन वहां से बढ़कर 26% तक की हो चुकी है। तो लगातार एफआई का जो भरोसा है वो स्टॉक पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट्स में इनकी जो बिक्री है वो काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है। पर्टिकुलर कोरोना से जुड़े हुए जिस तरह से बीमारी होती है, कोल्ड है, कफ है, उससे जुड़ी हुई दवा कंपनी बेचती है, तो इसकी बिक्री में काफ़ी बढ़त होती हुई दिखी है। कंपनी जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगा रही है 400 करोड़ का, उसकी चलते उनके क्षमता विस्तार होता हुआ दिखेगा और इससे भी कंपनी को आने वाले समय में फायदा मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा MUPS यानी कि जो मल्टीपल यूनिट पैलेट सिस्टम, ये एक दवा होती है, एक तरीके से दवाई बनाई जाती है, तो इसकी जो बिक्री है एक बड़ा मार्केट है, इसमें लगातार कंपनी अब निवेश कर रही है। तो केपेक्स ज़्यादातर इस प्लांट में डाल रही है और इसका भी जो फायदा है वो आने वाले समय में मिलता हुआ दिखेगा। हाई मार्जिन कारोबार होता है ये, इसके चलते भी कंपनी के जो मार्जिन्स हैं इनको लगातार सहारा मिलता हुआ दिखेगा। और साथ ही आने वाले समय में कंपनी का ये कहना था कि यूरोप, लैटिन अमेरिका, ये सारे देश है जहाँ पे जो पेनिट्रेशन है वो थोड़ी सी कम है, लगातार इनकी जो बिक्री है वो इन सारे देश से बढ़ती हुई दिखेगी। डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत है, एफआई के निवेश बढ़ता हुआ दिख रहा है, म्यूचुअल फंड का भरोसा काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है और इसी के चलते ग्रैन्यूल्स में लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं कि गेन्स होते हुए दिख रहे हैं। जनवरी से लेकर अब तक 40% तक के रिटर्न्स ग्रैन्यूल्स दे चुका है और आप देखिए फिलहाल भी ये जो शेयर है वो 52 वीक हाइस पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल 52 वीक हाई पर शेयर ट्रेड कर रहा है। शानदार मूवमेंट आया है। सिदानी साहब का लगातार भरोसा रहा है और अब उन्होंने फ्रेश टारगेट्स के साथ यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन भी दी है खरीदारी की ग्रैन्यूल्स पर। तो नज़र रखिए इस स्टॉक पर, एक बढ़िया तेज़ी ये आपको दिखाते हुए दिख रहा है। सिद्धार्थ जी का अब नया टारगेट इस पर 455 का आया है, तो नज़र रखिए इस पर। बंसल जी, थोड़ा आज बाजार के उतार चढ़ाव में ग्रैन्यूल्स फ्लैट है, पर चार्टिकली कैसा लग रहा है इसका स्ट्रक्चर सर? देखिए दीपांशु, चार्टिकली देखें तो चार्ट्स तो इसके काफ़ी अच्छे हैं और इनफैक्ट स्टॉक नए हाइस पे ट्रेड कर रहा है और आज एक हल्की सी करेक्शन देखने को मिली है ऊपरी स्तरों से। तो जिनके पास है क्लियरली होल्ड करें। 407 407 के नीचे की दीपांशु क्लोजिंग आएगी तब यहां पर भी एक ब्रेक लगेगा। तो जिन्होंने ले रखा है होल्ड करें, 407 के नीचे की क्लोजिंग आए और अगर आपने ट्रेडिंग के नजरिए से लिया है तब यहां से निकलने की राय है, एल्स होल्ड रखें इसको। ओके, तो ट्रेडिंग के लिए नज़रिए से लिया तो शायद एक एग्जिट कर सकते हैं, मुनाफा वसूल सकते हैं, वरना होल्ड करिए। एक बढ़िया मूवमेंट ये स्टॉक आपको दिखाते हुए दिख रहा है। सेल स्टील अथॉरिटी वैसे तो वायदा कारोबार के बैन में है, बट 44 रुपये के पार स्टॉक जाते हुए दिख रहा है, तो वहाँ पर जो तेज़ी है वो बरकरार है। आशु जी से बंधन बैंक पर एक सवाल पूछना था। आशु जी, इस सीरीज़ का स्टार रहा है, 25% गेंस ऑलरेडी इस सीरीज में आ गई हैं बंधन बैंक, और आज की गिरावट में भी बंधन बैंक गेंस होल्ड कर रहा है। क्या यहां से और अपसाइड एक्सपेक्ट करें बंधन बैंक पर, या ये भी अब पीक के पास है? देखो दीपांशु, डेफिनेटली दम तो इसमें दिख रहा है और अभी भी दिख रहा है, और ऐसी मार्केट में जब ये खड़ा हुआ है तो मतलब कि अगर थोड़ा सा रिवर्सल आया तो फिर ये पार्टिसिपेट करेगा। बट हैविंग सेड दैट दीपांशु, एक जो डिसिप्लिन होता है जितने भी स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि जब मैं बार बार बोलता हूँ कि जो लास्ट 2 दिन एक्सपायरी के हैं ना, आज और कल का जो मंथली है, वो किसी के कंट्रोल में भी नहीं है। तो एज ए डिसिप्लिन हम सबको कहते हैं कि सब कुछ बुक करके बैठ जाओ और इन्जॉय करो एक्सपायरी को। इन्जॉय नहीं करोगे तो इसका मतलब आप कहीं फंसे हुए हो। तो उस डिसिप्लिन से मैं कहता हूँ कि बुक करना चाहिए और डिप्स में बैठना चाहिए। किसी ना किसी वजह से आपको जरूर मौके मिलेंगे, और आज आप देख ही रहे हैं कैसे जो सेक्टर फ्लेवर में था, IT, फार्मा, सब में मौका मिलता है। क्यों नहीं मिलता? तो क्योंकि वो जब स्विंग ट्रेड्स होते हैं तो इस तरह की दिक्कत होती है। बट हैविंग सेड दैट, इट इज स्टिल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर एज फार एज ओवर बैंकिंग इज कंसर्न। एंड बैंकिंग में भी आप देखिए, जो अपनी कॉल थी, अगर दीपांशु यादव कि मैंने एक बहुत लंबी कॉल दी है कि 350 रुपये स्टेट बैंक हो जाएगा, 42 पे दी, 52, फिर 42, 45, वही घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बैंक्स के अंदर। तो हैविंग मतलब बैंक्स में फिर भी आप बैंक निफ्टी में देखोगे एक शार्प गिरावट दिखी है, आप ऊपर के स्तर से देखोगे 500-700, क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं है किसी के। मतलब 2, 2.5, 3 बैंक
इधर से उधर करके आप सामान इधर उधर कर लेते हो, तो दैट्स नॉट राइट। तो और भी बैंक में अभी भी मुझे लगता है कि सिलेक्टेड बैंक्स में स्ट्रेंथ है और अभी भी रहेगी स्ट्रेंथ। न आशु ऐसा नहीं है। देखो सुनो, आप बोल रहे हो कि कुछ मत करो, देखो, देखने में और एक्सपायरी को एंजॉय करो। आपका एंजॉय करने का तरीका अलग है। आप देखकर भी एंजॉय कर सकते हो कि आराम से देख रहे हैं, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये सब। लेकिन बाकी लोगों का एंजॉय करने का तरीका अलग है ना। उनको ट्रेड करके एंजॉयमेंट मिलता है, उनको वैसे ही मजा आता है, तो फिर उनका क्या? नो नहीं अनिल जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये ना दोनों तरफ से मैं बोलता हूँ, किस लिए? क्योंकि जिसने पैसे बनाए हुए हैं अनिल जी, ये एक्सपायरी मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए बहुत अच्छी गई है। जिसने पैसे बनाया, अगर वो लास्ट 2 दिन नहीं बनाएगा तो अनिल जी उसको कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वो पैसे संभालने बहुत जरूरी है। और जिसने गवाए हुए हैं अनिल जी, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। वो डेस्परेशन में ओवर ट्रेडिंग करता है और उसको और ज्यादा लॉस होता है। तो दोनों केसेस में अनिल जी मेरा डिसिप्लिन तो ये कहता है कि शांति रखनी चाहिए। जिसने गवाए हुए हैं उसको भी जाएगा, अगर लंबा चला गया तो इकट्ठा करना पड़ेगा, और जो इकट्ठा हुआ आया हुआ है उसको संभालो अनिल जी, उसको संभालना बहुत जरूरी है। नहीं तो लास्ट डे की मूवमेंट में मैंने कितनी बार देखा अनिल जी, 20 दिन की मेहनत 2-2.5 घंटे और 2 दिन में निकल जाती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है अनिल जी, जो एक्सपायरी ट्रेडर्स हैं, जो हम एक्सपायरी टू एक्सपायरी लाइफ रखते हैं, उसके लिए। ये बात एकदम परफेक्ट है, ये बिल्कुल सही है। और आमतौर पर ज़्यादा लोग आपको इस तरह की बात बताएंगे नहीं, स्पेशली ब्रोकर्स। ये तो हमारे आशु सर ही है जो ब्रोकिंग कंपनी चलाते हुए भी बोलते हैं कि कहाँ ट्रेड नहीं करना चाहिए। नहीं तो वैसे ही हाल है, घोड़ा अगर घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। लेकिन फिर भी जो आपके लिए सही है वो क्लियर कट साफ राय देते हैं कि नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और बात भी सही है, अगर आशु सर के क्लाइंट सारे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है तो उन्हें जिंदा रखना जरूरी है, पूरी मुर्गी काटने से फायदा नहीं है। ये बात भी सही है। तो चलिए आशीष सर की राय मानिए, एक्सपायरी के 2 दिन छोड़ दीजिए उतार चढ़ाव वाले, जहाँ पर एक्शन ज़्यादा हो वहाँ पर आप हड़बड़ी ना करें ट्रेड करने की, ये आपके लिए ज़्यादा ठीक होगा। थोड़ी देर में आशीष सर के बाद आशीष चतुर्वेदी जुड़ेंगे हमारे साथ, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से स्टॉक्स के बैन में आने जाने की तैयारी। इस बीच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है कैबिनेट की मीटिंग के बाद फैसलों पर, प्रकाश जावड़ेकर साहब जो बोल रहे हैं, एक बार जरा उन्हें हम देख भी लेते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो भी आपके सामने फ्लैश होती हुई दिख रही है, तो आप चिंता न करें, सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस बैंक के मर्जर को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही कुछ एनआईएफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी कुछ डिसीजंस लिए गए हैं, जो डेट मार्केट के काम के, वो भी होता हुआ दिखा है। तो ये है। अब अच्छा, एक आशु सर इसी पे राय लेना चाहता हूँ। आज लक्ष्मी विलास बैंक ऊपर का सर्किट लग गया। अब जब आरबीआई ने ऑर्डर दिया था, आरबीआई ने तो साफ कहा कि जिस दिन मर्जर हो जाएगा उस दिन से इनके इक्विटी शेयर की वैल्यू 0। लेकिन उसके बावजूद कोई तो समझदार लोग हैं जो खरीद रहे हैं ऊपर सर्किट लगाकर। अनिल जी, छोटा स्टॉक है ना, उसकी वैल्यूएशन ऐसी होती है कि सबको लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें से निकल आएगा। तो वही एक रीज़न है अनिल जी, और मुझे तो ऐसा कुछ समझ नहीं आता। हम तो पहले भी नहीं इसको लेते थे अनिल जी, किसी भी भाव पे इंटरेस्ट था ही नहीं। और इसमें वो आपको पता है अनिल जी, प्रीवियस कंपनी रेलीगेट से केस वगैरह भी कुछ चल रहा था, तो एक एज ए कंप्लाइंस रीज़न इसमें हम अवॉइड ही करते थे कमेंट देना, मतलब दैट इज़ नॉट वैलिड नाउ। बट ऑल सेड एंड डन अनिल जी, इसमें कोई ऐसा ध्यान ही नहीं है अनिल जी स्टॉक में। तो बहादुरों, जो शूरवीर लोग हैं और जो इन्वेस्टमेंट करने के बजाय किस्मत आजमाने के लिए शेयर बाज़ार में आते हैं, और जो 7 रुपये 65 पैसे में सर्किट में इस उम्मीद में खड़े कि कोई उन्हें दे जाए, वो ध्यान रखें। या तो उनके नसीब अच्छे रहे तो बन भी सकते हैं पैसे, और अदरवाइज़ उनको नुकसान मैक्सिमम 7 रुपये 65 पैसे का ही होगा। ये ध्यान में रख के चलेंगे 7 रुपये 65 पैसे, क्योंकि अगर जो आरबीआई ने स्कीम दी वही है तो 0 हो जाएगा, नहीं तो फिर और कुछ देखते हैं। लेकिन एक बार सुन लेते प्रकाश जावड़ेकर साहब इसी मुद्दे पर बातचीत करें, आइए सुनते हैं। They need not worry, they need not rush. Their deposits are in the best hands, which is a stable bank, a prosperous bank, which has an international presence, which has a very strong balance sheet, which has a capital adequacy, and two more decisions have been taken that the board which has been removed, the liability will be fixed. And those who have made mistakes
will be punished. And there will be improvement in overall oversight also, so as not to repeat such bank deals in future. This is one of the big effort of cleaning up of banking system. So this is important decision. तीसरे निर्णय के अनुसार टेलीकॉम सेक्टर में 2480 करोड़ रुपए का निवेश, विदेशी निवेश आ रहा है, उसको मंजूरी दी गई है। 5000 करोड़ से अगर ज्यादा रुपये आते हैं तो मंजूरी कैबिनेट की लेनी पड़ती है। ये जो टेलीकॉम में टाटा की कंपनियां थी, एटीसी, तो उस कंपनी के 12% शेयर्स एटीसी एशिया पैसिफिक लिमिटेड, इस कंपनी ने अब लिए हैं, तो इसमें 98% अब विदेशी निवेश आया है और 50% से ज्यादा है तो वो तो ये है कैबिनेट के फैसलों के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रकाश जावड़ेकर साहब यहाँ पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए कुछ और अहम निर्णय अगर लिए जाएंगे और उनकी खुलासा होगा तो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच बता दें आपको कि अगर आप जी बिजनेस को टाटा स्काई पर देखते हैं तो 27 तारीख यानी परसों, कल और एंजॉय कर लीजिए लाइफ 594 पर, उसके बाद लाइफ ज़्यादा अच्छा एंजॉय करेंगे 590 पर। 590 रुपये, सॉरी 590 ये है नंबर जो अब आपके चैनल का होगा। बंसल जी, आपने चैनल का नंबर याद कर लिया है ना बिल्कुल अच्छे से? देखिए अनिल जी, याद क्या करा अनिल जी, आज सुबह जब चैनल लगाया तो पहले 590 ही दबा, फिर 594 पे आया अनिल जी। तो प्रैक्टिस अनिल जी आज से शुरू हो गई है। वैसे जी गजब है आपका, मतलब बांधना पड़ेगा, मतलब इतना दुनिया से 2 कदम आगे रहते हैं और 590 वाला आएगा परसों और 2 दिन आगे। ये है बंसल जी का कमाल। इसीलिए तो आपके लिए बंसल जी बढ़िया बेहतरीन कॉल्स ढूंढ कर लाते हैं। आइए आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चलते हैं उनके पास और देख लेते हैं बैन से बेनिफिट। बताएं आशीष, सबसे पहले तो जो है अंदर उनमें से कौन बाहर आने वाला है? 6 स्टॉक है ना भी आज? अनिल जी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 5 स्टॉक बैन में, 5 में से जो है 2 स्टॉक निकलने की तैयारी लगा रहे हैं। अदानी एंटरप्राइज, इस स्टॉक पर खास फोकस रखना होगा, 82% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। और दूसरा स्टॉक है फेडरल बैंक, यहाँ पर भी सिमिलर पोजीशंस है 82%। तो इन दोनों स्टॉक हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी के स्टॉक जो है बैन से बाहर आएंगे। ओके, अदानी और फेडरल बैंक अंदर जाने की संभावना, बहुत लंबी लिस्ट होगी ये तो। अनिल जी आज क्योंकि आपने जैसा कि बताया था कि रोल ओवर के कारण जो है पोजीशंस बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन 2 स्टॉक मुझे लग रहा है कि बैन में आते हुए नजर आएंगे। सबसे पहला इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस बैन से बाहर निकलते ही फिर से एंट्री कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए इंटरेस्टिंग बात यह कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 122% है और अगर आप इसके रोल ओवर्स देखें तो यहाँ पर भी थोड़ी बढ़त देखने को मिलेगी, 61% है। और 3 महीने का जो एवरेज सेम डेट पर अगर आप देखें तो पिछली 3 एक्सपायरी का वो 42% है, यानी रोल ओवर्स अधिक यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली कैनरा बैंक, यहाँ पर देखिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है करीब 110% है और रोल ओवर जो है फिलहाल 73% है। तो ये 2 स्टॉक हैं जो हो सकता है कि बैन में आए। ओके, इंडियाबुल्स हाउसिंग और कैनरा बैंक, ये 2 स्टॉक है जो बैन में आ सकते हैं। ओके, इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले वागले साहब से पूछा भी था कि किन लेवल के ऊपर बंद हो तो आपको पोजीशन लेके जानी है। वागले साहब, अब ये नया डेवलपमेंट आ गया, ये बोल रहे हैं कि इंडियाबुल्स हाउसिंग तो कल बैन में आ सकता है, तो फिर तेजी की पोजीशन छोड़कर जाएं या रहने दे, कोई दिक्कत नहीं? अनिल जी ये माहौल में मुझे लगता है जिस तरह से क्लोज हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कैरी करनी। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये है आपके लिए वागले साहब की तरफ से राय। कैनरा बैंक ये भी बैन में आने की तैयारी में है। कैनरा बैंक के चार्ट्स देखिए और किरण जी बताइए इसमें क्या करना है।
कैन बैंक में मुझे लगता है कि इधर भी एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जिस तरीके से बैंक निफ्टी 29,500 400 के लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है और निफ्टी भी कंफर्टेबली 12,950 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मेरा मानना है कि एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। गेंस में है स्टॉक, मुनाफे का मौका जाने ना दीजिए हाथ से। एक मौका और है आपके लिए, आखिरी 10 मिनट बाकी हैं ट्रेड बंद होने में, और अगर आपको टीसीएस के शेयर बायबैक में पार्टिसिपेट करना है तो आपको फिर ये शेयर्स अभी के अभी खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड डेट सैटरडे की है, यानी कि आज ही खरीदेंगे तो ही फ्राइडे तक आपके अकाउंट में आएंगे। क्या है अपॉर्चुनिटी अगर आपको बायबैक में हिस्सा लेना है और अभी तक आपने नहीं लिया है? जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताएं, टीसीएस बायबैक क्या अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल दीपांशु, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इनफैक्ट छोटे निवेशकों के लिए बाईबैक का जो साइज है इनके लिए जो रिजर्व किया गया है वो करीब 80 लाख शेयरों का है। और साथ ही आप देखिए, आप जानते हैं कि 3,000 रुपये प्रति शेयर पर जो है ये बाईबैक किया जाएगा। और FY20 शेयर होल्डिंग के अनुसार एक्सेप्टेंस रेशियो जो है वो करीब 20 से 50% का हो सकता है। तो हमने सिनेरियो एनालिसिस किया और यहाँ पर जो आपको ट्रेड करना है सबसे पहले तो 2 लाख तक जो है आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो जो 3,000 रुपये प्रति शेयर की वैल्यू है उस हिसाब से 66 शेयर जो है आप खरीद सकते हैं। तो मौजूदा भाव पे आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो करीब 1,78,000 रुपए का होगा। और बाईबैक में आपको ये शेयर उसके बाद फिर टेंडर करने होंगे और जो इसकी जो टाइमलाइन है वो करीब 3 से 4 महीने होगी। प्रॉफिटेबिलिटी का जहां तक सवाल है, आप देखिए अगर 20% एक्सेप्टेंस रेशियो होता है तो वहां पे आपको टैक्स से पहले जो प्री टैक्स प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 3,800 रुपए का होगा। वहीं अगर 50% एक्सेप्टेंस रेशियो होता है ऑन द हायर साइड तो ऑलमोस्ट करीब 9,500 रुपए का आपको प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आएगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से आपको करीब करीब ऑन द टॉप लाइन 3 से 4 महीनों की अवधि में 5.5 से 6% का प्रॉफिट तो डेफिनेटली हो सकता है। ओके, 5 से 6% तक के मुनाफे में अगर आप संतुष्ट हैं तो अभी खरीदें और बायबैक में टेंडर करें। आशु सर, ये आइडिया ठीक है? 5-6% का मुनाफा 3-4 महीने के इन्वेस्टमेंट पे, और अगर यदि हाँ तो क्या फिर रिटेल को खरीदना चाहिए? अनिल जी, 5-6% का मुनाफा इतने बड़े स्टॉक में और इतने महीनों के लिए, इससे तो अनिल जी एक्सपायरी में इतने सारे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। ये तो एक डोमेंट इन्वेस्टर के लिए है, और जिसके पास बहुत सारी होती है ना गुल्लड़ बनी होती है, ये ट्रेडिंग की, ये लॉन्ग टर्म की, ये शॉर्ट टर्म की, अनिल जी उसके लिए है। बाकी हमसे बात करेंगे तो अनिल जी हम 5-6% वाला नेक्स्ट एक्सपायरी का कुछ ना कुछ बनाएंगे, उसमें करेंगे। आप तो फिर भी ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट एक्सपायरी तक की बात कर रहे हो, महीने भर की। अभी बंसल जी, कुणाल जी को पूछोगे, वागिल साहब मुझे बोलेगा हम तो कल का ही बता देते, कल 5 से 6% कौन सा वाला। हालांकि आजकल इन्होंने बताना बंद किया है। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं, मैं बोलता नहीं, वो अलग बात है, लेकिन पिक ऑफ द डे नहीं हो, हाँ वो पिक ऑफ द डे पहले आती थी ना, एक दिन पहले की, वो बहुत दिनों से बंद हो चुकी है। कुणाल जी को तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ कि ये अपने बर्थडे सेलिब्रेशंस में बिजी रहेंगे, हफ्ता पूरा मना रहे होंगे, लेकिन बंसल जी पे मुझे डाउट है। बंसल जी किस चीज़ में बिजी थे कि पिक ऑफ द डे आनी बंद होगी? तो बंसल जी से भी इसका जवाब लिया जाएगा कि पिक ऑफ द डे बिल्कुल बंद होगी, तो वो एक दिन पहले ही 4-5% का काम कर जाते हैं। ये बहुत बढ़िया है। आइए और स्टॉक्स जो एक्शन में है इन पर जरा फोकस कर लेते हैं। अब बहुत हमने तेजी वाले स्टॉक्स की बात की, एक दो कमज़ोर स्टॉक्स की भी बात करनी चाहिए। जो दीप अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वेस्ट लाइफ ये स्टॉक बड़ा तेज़ी से भाग रहा है क्योंकि वो बर्गर किंग का भी IPO आने वाला है, लेकिन जुबिलेंट फूड इसके विपरीत 5% नीचे है। हालांकि अब इसका मतलब ये समझे कि बर्गर का मुकाबला बर्गर का मुकाबला बर्गर से ही होगा, जुबिलेंट फूड तो पिज्ज़ा बनाता है। इसके चार्ट देखिए जरा बंसल जी और बताइए, जुबिलेंट फूड 2430-35 पर ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स, क्या करना चाहिए? अनिल जी, इसमें तो कोई पैटर्न नहीं है। जुबिलेंट फूड के अंदर स्टॉक करेक्शन से जा रहा है, तो पैटर्न अनिल जी काफी अच्छा इसके अंदर है। अपने वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के अंदर चूंकि ऑलरेडी इतना बड़ा हुआ है, मैंने और कुणाल जी ने विचार विमर्श भी किया था कि इसको पिक ऑफ द डे दे दें। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट खराब है इसलिए नहीं दे रहे हैं, बट अगर नया कुछ करना है इस स्पेस से तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट को खरीदना चाहिए, और टेक्निकली ये एक री-रेटिंग का कैंडिडेट लगता है। और दूसरा अनिल जी, आपसे एक पर्सनल सवाल है। आपने अनिल जी बर्गर किंग का बर्गर खाया है और मैकडोनल्ड्स का तो खाया ही होगा, तो अनिल जी किसका बर्गर आपको ज्यादा अच्छा लगता है?
और अगर आप अवॉइड करना चाहें तो अनिल जी आपके पास नोटा का ऑप्शन है। नहीं, मैंने खाया है, ये तो सत्य बात है। और बर्गर किंग के मैंने ज़्यादा नहीं खाए, मैंने हाँ मैकडोनल्ड्स के ज़्यादा खाए हैं। और उससे भी ज़्यादा अगर आप कभी ट्रीट करने का सोच रहे हो और आप ऑफर कर रहे हो तो मुझे पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है, पिज़्ज़ा पास्ता। मुझे इटालियन ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए आप कभी कोई भी बढ़िया रेस्टोरेंट ढूंढ कर रखें दिल्ली में। जब भी मैं दिल्ली आऊँगा या मुंबई में भी मैं ढूंढ के रख लेता हूँ, ताकि आप कभी भी मुंबई में आकर भी ट्रीट देना चाहें तब भी दिक्कत नहीं है, और दिल्ली में आएंगे तब तो आपको देनी है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ढूंढ के रखता हूँ। आशीष सर कुछ कह रहे हैं। जी आशीष सर। अनिल जी, मैं राकेश जी को बता रहा था कि जो वेजिटेरियन लोग हैं ना, अक्सर उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बर्गर किंग का बर्गर ना देश के बाहर खाया हुआ है। क्योंकि जब इंडिया से बाहर जाते हैं ना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या बाकी कंट्रीज में, अगर आप यूरोप चले जाएं तो जो मैकडोनल्ड्स का बर्गर होता है ना जी, वेज बर्गर का मतलब होता है उसमें पत्ते डले होते हैं, बस वो फूल पत्ते। और सिर्फ एक बर्गर किंग की ऐसी चेन है जो मतलब दुनिया भर में जो वेज बर्गर है उसमें वो जो एक वो आलू पैटी या वेज पैटी कुछ कहते हैं उसमें मिलता है। तो इसलिए जो वेज बर्गर किंग सबको याद आता है जब वो देश के बाहर जाते हैं। करेक्ट, बिल्कुल। वहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता, तो घास फूस वाला बर्गर हमें वहाँ मिल जाता है, बड़ा आराम रहता है। आइए जय ठक्कर तैयार है, कैश का ऑप्शन। बताएं जय। अनिल जी ओवरऑल अगर हम देखें तो निफ्टी में तो काफ़ी एक तेज़ गिरावट देखने मिली है। मैं ऑलरेडी 200 पॉइंट्स प्लस नीचे है, तो ये टाइम पे अनिल जी मैं निफ्टी पर नहीं, बट देन एक स्टॉक पे ऑप्शन कॉल देना चाहूँगा। वो है सिप्ला का आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है 720 का, नेक्स्ट सीरीज का, ये दिसंबर का 28 रुपये पे मिल रहा है। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है अनिल जी, इसीलिए मैंने इसको चुना है। 28 पे खरीदना है, केवल 23 का स्टॉप लॉस है, केवल 5 पॉइंट का नीचे का स्टॉप लॉस है। ऊपर में टारगेट पहला वाला बन रहा है 39, दूसरा बन रहा है 44। 39 एंड 44 ये दो टारगेट्स के लिए सिप्ला का 720 का पुट ऑप्शन खरीदना है। और ये इसलिए मेरे ध्यान में आया अनिल जी बिकॉज इसमें अभी एक रेक्टेंगुलर पैटर्न का ब्रेक डाउन देखने मिला है। लगभग 755 760 से लेकर 730 की ये रेंज में जो ट्रेड कर रहा है, वो रेंज में से ब्रेक डाउन देखने मिल रहा है, जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि 700 तक सिप्ला फिसल सकता है। सो फार्मा स्टॉक्स में वीकनेस है अनिल जी, जैसे मैंने ग्लैंडमार्क दिया था, अब सिप्ला में भी नजर आ रहा है। इतना अच्छा कंसोलिडेशन अगर ब्रेक डाउन नीचे दे रहा है और इतने छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रेड बन रहा है, सो आई थॉट कि ये इसी के साथ चल सकते हैं एज ऑफ नाउ। निफ्टी पे डेफिनेटली अनिल जी जैसे कोई रिकमेंडेशन आएगा मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो निफ्टी की रिकमेंडेशन का इंतजार करते हैं। वैसे 5 मिनट ही बाकी हैं, जल्दी से अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी जान लेते हैं बिल्कुल बाद। सर डाउ फ्यूचर्स में हल्की सी गिरावट है, 30-40 पॉइंट्स नीचे है। नैस्डैक फ्यूचर्स हल्के से पॉजिटिव मोमेंटम है। यूरोप के बाजारों ने गेंस गिव अप कर दिए हैं और अब नेगेटिव हो गए हैं, सपाट ही हैं बट नेगेटिव हो गए हैं। तो आधे % की गिरावट ऊपर से यूरोप के बाजारों में जरूर आई है। सर बताएं क्या करके जाना चाहिए क्लोजिंग से पहले? दीप थोड़ा हल्का ये एक बार मुझे लगता है कि खरीदारी करने के लिए, देखिए बिकवाली करने के लिए आप थोड़े लेट हैं ऑलरेडी। अब 1000 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी क्या बेचेंगे, और निफ्टी अगर आप देखिए 13,150 से 12,850, यानी कि कितना 300 पॉइंट आ गया ना। 300 पॉइंट नीचे निफ्टी क्या बेचेंगे और 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे क्या बेचेंगे, तो बेहतर है अब शॉर्ट करने के लिए लेट हैं। लॉन्ग करने के लिए जनरली हम 1.5 से 2 दिनों का करेक्शन देखते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि कल फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में जब करेक्शन पूरा हो तो आपके पास जगह खाली रहे खरीदारी करने के लिए। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि रुकना चाहिए। तो अभी नोटा है, आज के लिए कोई ट्रेड नहीं, कल की कल देखी जाएगी। ओके, तो नोटा है, कल के कल देखेंगे एक्सपायरी से पहले। फिलहाल अगर आप देखें तो अच्छी तेजी के बाद इस पूरे महीने हमने ज़बरदस्त एक्शन देखा है। थोड़ी नेगेटिव क्लोजिंग आ रही है और एक्सपायरी से पहले ये एक्सपेक्टेड भी था। हमने देखा भी था कि अक्टूबर सीरीज में भी बाजार अच्छे रहे, बट देन टुवर्ड्स एक्सपायरी थोड़ा मुनाफा वसूली आती हुई देखी और वहाँ से फिर से नई सीरीज में रफ्तार पकड़ी है। तो थोड़ी मुनाफा वसूली आई है। देखते हैं कि किस तरफ का एक्शन रहता है क्लोजिंग से पहले बाजार का। पर चलिए एक बार क्लोजिंग के लेवल्स भी देख लेते हैं किस तरह का एक्शन आज के बाजार में रहा है। अच्छी शुरुआत हुई थी, नया रिकॉर्ड हमने देखा था। पहली बार हम 30,000 के ऊपर भी गए थे, जहां तक अब पहली बार नहीं, लंबे समय के बाद 30,000 के ऊपर बैंक निफ्टी के ऊपर गए थे और अब निफ्टी पर नया हाई था, पर उसके बाद हमने गिरावट आती हुई देखी है। ONGC
इसने होल्ड आउट करा है। एक बार सिर्फ होल्ड आउट जिन स्टॉक्स ने करा है वो मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट था। तो अनिल जी, सिर्फ 5 स्टॉक्स ने होल्ड आउट करा है, 45 निफ्टी के स्टॉक्स नेगेटिव में क्लोज हो रहे हैं सर। जी बिल्कुल दीप। और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स जो एक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले सिटी साहब ने रिकमेंड भी किया था और हम जिक्र भी कर रहे थे कि हमने हाल ही में उनके सीईओ सुनील नायर साहब का इंटरव्यू किया। देखिए मजे की बात, देखिए सारे बड़े बड़े लोग जी बिजनेस देखते हैं और सुनील नायर साहब ने अभी जो मुझे ईमेल किया है कि आपके चैनल पे अभी मैंने देखा कि स्नोमैन लॉजिस्टिक्स का स्टॉक डिस्कस हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो फैक्ट बताया, उन्होंने कहा कि देखिए अदानी ग्रुप ने 26% स्टेक खरीदी है स्नोमैन में, वो पब्लिक से खरीदी है। 40% स्टेक गेटवे डिस्ट्रीपार्क के पास है और गेटवे डिस्ट्रीपार्क अभी भी स्नोमैन का प्रमोटर है। तो स्नोमैन के प्रमोटर गेटवे डिस्ट्रीपार्क है, अदानी जी के पास स्टेक है लेकिन वो 26% है और वो उन्होंने पब्लिक से खरीदी है। तो ये बड़ा फ़ायदा है कि जब आप बड़े कॉर्पोरेट से दिग्गजों से बात करते हैं और अगर वो आपका चैनल देखते हैं तो आपको तुरंत सारी जानकारी मिल जाती है। तो ये कुछ लोगों ने मुझे ट्वीट करके भी कहा, तो ये चीज़ क्लियर है अब कि अदानी के पास 26% स्टेक है, न कि 40%। 40% स्टेक गेटवे के पास है और वो स्नोमैन के प्रमोटर हैं अभी। वैसे स्टॉक 10% का सर्किट लगता है और 62 रुपये का टारगेट जो सेठी साहब ने दिया था, अब 61 रुपये, आज इतना ही बढ़ सकता है, नहीं तो आज ही 62 हो जाता है, ये मान के चले। और इस बीच डे हाई पर चल रहा है वो पुट जो थोड़ी देर पहले सुमित जी ने रिकमेंड किया था। सुमित जी का भी मुझे मैसेज आया कि 12,900 का पुट जो उन्होंने रिकमेंड किया था दिन के उच्चतम स्तरों पर चल रहा है और दिन के लोएस्ट लेवल पर, दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास खुलकर दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास बंद होने की तैयारी इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी की होती हुई दिख रही है। लेकिन वो लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद, और आज सुबह हम बात भी कर रहे थे, देखिए पुट कॉल रेशियो भी 1.78 ओवरबॉट तो है, लेकिन क्या होता है कि कई बार आप 13,000 के पार निकल कर टिके हैं और वहाँ पर ओवरबॉट पुट कॉल रेशियो अपना कमाल कब दिखाएगा ये कहना मुश्किल होता है, लेकिन ये कमाल आज ही दिखा दिया है। तो ये है इस वक्त बाजार की क्लोजिंग का सीन आपके लिए। कमजोरी के साथ बाजार में आज ट्रेड होता हुआ क्लोजिंग बेसिस पर, बाकी इंटरडे में तो एक रिकॉर्ड नया भी बनाया है। एक्सिस बैंक ये 3.5% नीचे टॉप लूजर है। आइशर मोटर्स टॉप लूजर है, उसके ठीक बाद कोटक बैंक है। सन फार्मा जिसके लिए अभी आशु सर भी कह रहे थे कि शॉर्ट है, ये भी नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है। आइए प्रोविजनल क्लोजिंग आपके सामने रख दूं, जो बंद हुआ है 12,858, 196 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी। 538 अंक नीचे बंद हुआ है बैंक निफ्टी 29,199 के लेवल पर, और सेंसेक्स बंद हुआ है 674 पॉइंट नीचे 43,848। लेकिन फिर भी दो लेवल आपको ज़िंदगी में याद रखने ज़रूरी है। जब तक कि मैं नए लेवल याद रखने को ना बोलूं तब तक ये दो जरूर याद रखिए। पहला 13,145, ये है आपके लिए निफ्टी पर लाइफ टाइम हाई। 44,825 ये है बैंक, ये है सेंसेक्स पर लाइफ टाइम हाई। तो अपने टॉप से 300 पॉइंट आज गिरा है निफ्टी और 1000 पॉइंट गिरा है सेंसेक्स और 1000 पॉइंट गिरा है बैंक निफ्टी। क्या दिन का शो देखिए, जबरदस्त ऊपर और नीचे। अगर आप सही तरफ ट्रेड में तो दोनों ही तरफ तेजी और मंदी वाले खुश, और गलत तरफ के ट्रेड में तो दोनों ही दुखी। सुबह स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए शॉर्ट सेलर्स के और दोपहर में ट्रिगर हुए लॉन्ग ट्रेडर्स के। लेकिन अगर आप सही तरफ के ट्रेड में तो दोनों तरफ पैसे भी बने हैं। अब ये अपनी अपनी कहानी है किसके साथ क्या हुआ है। आइए आगे की कहानी आपको बता दूं। सबसे पहले वो कहानी बताऊं जिस पर आपको फोकस करना है। परसों से बंसल जी तो ऑलरेडी कर चुके हैं, आप भी एक बार कह रहे कल से ट्राई करना शुरू कर दिए। 590 ये है आपके चहेते चैनल का बदला हुआ नंबर। अगर आप टाटा स्काई पर देखते हैं जी बिजनेस तो परसों से अब ये यानी कि शनिवार से 590 नंबर पर उपलब्ध होगा, 594 की बजाय 4 अंकों का बदलाव हुआ है। 590 ये अब आपका नया नंबर होगा टाटा स्काई पर जी बिजनेस का। ये आप नोट करके रख लीजिए। आइए नोट करने की और बातें हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि 6 बजे का शाम का जो शो है उसमें आपको क्या करना है। कोरोना महामारी से पूरा देश जंग लड़ रहा है, लेकिन प्राइवेट लैब्स और अस्पताल में ये जो पूरा कोरोना की आपदा है इसमें वो कमाई के मौके बहुत ढूंढ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा लूट मची जो है वो RT-PCR टेस्ट के नाम पे मची है। एक टेस्ट के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर कुछ भी प्राइस ली जा रही है। 800 रुपये से लेकर 3200 रुपये तक वसूल किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर हुई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या पूरे देश में ये क्या है ये PCR वाला जो टेस्ट है RT-PCR वाला टेस्ट,
क्या इसका दाम 400 रुपये तय किया जा सकता है? यानी कि एक टेस्ट की कीमत महज 200 रुपये है, कॉस्ट सिर्फ 200 रुपये, और लोग कुछ भी चार्ज कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि देश में कोरोना के नाम पर इतनी लूटपाट किया है क्यों है? कमाई के चक्कर में ये हमारे कोरोना से लड़ाई कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं 3200 रुपये लग रहे हैं, क्यों कराएं टेस्ट, चलने दो। क्या जैसे वन नेशन वन टैक्स ये सब जो लागू हुआ ना, वन नेशन वन टेस्ट वन रेट, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? पूरे देश में एक ही रेट हो एक टेस्ट की, ऐसा भी हो सकता है? तो इसी पर हम आज करेंगे बातचीत। हमारे साथ 3 खास मेहमान होंगे। एक तो पहले अजय अग्रवाल साहब होंगे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की, वो जाने माने एडवोकेट हैं। उसके अलावा AHPI एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया, इनके डायरेक्टर जनरल होंगे डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, और सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हेल्थ केयर के डॉक्टर मनोज कुमार, ये अपनी राय रखेंगे। आप भी अपनी राय रख सकते हैं, हैशटैग आपकी खबर आपका फ़ायदा, इस पर आप रखें अपनी राय, इसका इस्तेमाल करके। और आज की शो का नाम महंगे टेस्ट पर सुप्रीम सवाल, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सवाल, रात 8:30 बजे। ओके, जनरली क्या होता है, म्यूचुअल फंड जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप पिछले रिटर्न देखते हैं, लेकिन क्या आप सही फंड चुनने के लिए पिछले रिटर्न देखना ठीक है? रिटर्न के अलावा और वो क्या बातें जो आपको देखनी चाहिए जिससे आप सही फंड का चुनाव कर सकें? मनी गुरु की आज की खास पेशकश में हम आपको ये बताने वाले कि एक अच्छा फंड चुनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, और साथ ही ये भी बताएंगे कि पिछला रिटर्न आपकी कितना काम आता है। तो इस पर रहेगा खास फोकस। देखिएगा 8:26 पर शाम को पिछला प्रदर्शन दिलाएगा रिटर्न। ये है आपके लिए आज का खास शो। ओके, इससे पहले कि मैं समापन करूं, पहले एक तो ये बता दूं आपको कि फाइनल क्लोजिंग जो आ गई है वो है 196 पॉइंट नीचे 12,858 पर है। नहीं, इसका मतलब आई नहीं है। एक बार तब तक मैं बंसल जी को पूछ लेता हूँ। बंसल जी, ये RT-PCR टेस्ट क्या होता है बंसल जी? अनिल जी, मेरे को अनिल जी इसका ज्ञान नहीं है। 2 तरह के टेस्ट होते हैं अनिल जी, इतना मालूम है। एक का रिजल्ट थोड़ा जल्दी आता है और एक के रिजल्ट में 24 आवर्स लगते हैं। तो अनिल, हाँ इतना मालूम अनिल जी, पूरा मेरे को मालूम नहीं है। मेरा भी इंटरेस्ट कोई ये जानने में बिल्कुल भी नहीं कि 2 तरह के टेस्ट हैं। मेरा इंटरेस्ट इसी बात में था कि कहीं तो मैं जाकर मैं कहीं तो जाके बंसल जी को पकड़ूं, वो बंसल जी कहे कि मुझे ये नहीं आता है। तो आज पहली बार आप पकड़ में आए कि ये नहीं आता है। कोई बात नहीं बंसल जी, आप और मैं सही शाम वाला साथ में देखेंगे। आज पहली बार फार्मा में बंसल जी पकड़ में आए जो बोला कि मुझे नहीं आता है। सही पकड़े ना, बिल्कुल बंसल जी, वाह बंसल जी, मजा आ गया, मेरा भी दिन बन गया। नहीं तो इतना मतलब ये ऊपर से मार्केट जो गिरा, मूड थोड़ा नर्वस सा हो गया था कि लोगों के पैसे लगे होंगे तेजी में। अब जाके 3:30 बजे थोड़ी शांति हुई जब बंसल जी पकड़ में आए कि बंसल जी को भी कुछ तो चीज़ें ऐसी है जो नहीं आता है। लेकिन देखिए ऐसा है ना बंसल जी, हमारे ना दर्शक बड़े समझदार हैं, बड़े जागरूक हैं। एक हमारे दर्शक है जिन्होंने भेजा, इसका फुल फॉर्म साकिब अली पठान साहब हैं, रियल टाइम पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, ये उसकी फुल फॉर्म है। बंसल जी, अब इस पे विशेष टिप्पणी आपकी? नहीं अनिल जी, टिप्पणी क्या अनिल जी, देखिए मैं तो बाबा आदम के जमाने में फार्मा करा था, तब तो ये सब था नहीं। अब अनिल जी इतने डिफिकल्ट आप नाम लोगे, रियल टाइम पॉली चेन कुछ अनिल जी, मतलब कि मैं तो अनिल जी इतनी तेज नहीं बोल पाऊंगा। इतना है कि अनिल जी बस ये वैक्सीन जल्दी से आ जाए, और ये जो अपना बजट है ना, इस बजट में अनिल जी अपने अपने घरों से ना करते हुए आपके साथ अनिल जी स्टूडियो में लाइव जुड़े, बस ये चाह रहा हूँ अनिल जी। ये बात तो सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। बट मुश्किल नाम है बंसल जी, मैंने किसी के भी नहीं। मेरा बस चले ना तो मैं तो दवाओं के नाम सीधा रखूं, खांसी की दवा, सर दर्द की दवा, मैं तो नाम ही ऐसे ही रखूं, तो ताकि ना नाम से ही पता चल जाए कि ये दवा इस काम की है। नहीं तो आजकल तो सबसे बढ़िया इसमें मुझे नाम जो एक पसंद आता है दवा का, आई डोंट नो आप लोगों में से कितनों को पता है, सबसे बेस्ट नाम जिस दवा का है मैं बताता हूँ, वो सिप्ला बनाती है, और उस दवा का नाम है रोको, और वो दवा काम आती है लूज मोशन को रोकने के लिए। नाम हो नहीं सकता किसी दवा का जो आराम से लोगों को समझ में आए कि किस चीज की दवा है, क्या काम आती है। जी आशु सर। नहीं अनिल जी, मैं वही रोको ही बोल रहा था अनिल जी, बिल्कुल आपने सही पकड़ लिया है, वो बहुत बढ़िया नाम है। बराबर था, बिल्कुल एक ही दवा है यार, सब दवाओं के नाम। कभी अभी अच्छे कोई फार्मा के मैनेजमेंट मिलेंगे तो उनसे कभी कहेंगे भाई कि
व्यूअर्स यूजर्स फ्रेंडली नाम रखो, थोड़ा हम भी ऐसा लगे, नहीं तो क्या होता है कि हमें लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे चलिए इन दवाओं के नाम भी इस तरह के आने लगे हैं, आगे भी आते रहेंगे। चलिए आप सभी से विदा लेने का वक्त है, तरोताजा होकर कल लौटिएगा क्योंकि मार्केट बड़े वोलेटाइल है और एक्शन है भरपूर, और कल है मंथली एक्सपायरी का दिन, तो ढेर सारा एक्शन रहेगा। आप सभी से विदा लेंगे। वागले साहब, आशु सर, किरण जी, जय और साथ ही कुणाल जी, राकेश जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त देने के लिए।